आज के सेशन में एसएससी सीजीएल मेंस 2021 का जो एग्जाम 8 अगस्त 2022 को हुआ था, उस सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग यहां पर करेंगे डिस्कस। 100 क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं और 100 के 100 क्वेश्चंस का बेस्ट अप्रोच आज हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक आप क्लास जरूर करें, इससे आपका सोचने का क्षमता बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले देखो यहां पर क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपया, कितना रुपया है? 2800 रुपया। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ का मान क्या है? देखो यहां पर क्या क्वेश्चन बोला है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20%। वैसे तो प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं? क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बट यहां पर आप देखो कि 20% जो प्रॉफिट बोल रहा है, ये 20% प्रॉफिट का फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास आता है 1/5। बोलो आता है क्या? इसके बारे में कहा जा रहा है क्या? ये सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में है। तो यहां पर प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जा रहा है बताओ? 1 यूनिट। अब जब भी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना होगा तो इतना तो आपको जरूर पता होगा कि सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है कॉस्ट प्राइस, जो कि हो जाएगा 4। बोलिए क्लियर? अब यही 4 यूनिट रिप्रेजेंट करवाएगा किसको? 2800 को, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया हुआ? 2800। तो हम लोग लिखते हैं 4 यूनिट रिप्रेजेंट करवाएगा 2800 को। तो बताओ 1 यूनिट बराबर क्या हमारे पास? 1 यूनिट बराबर क्या हमारे पास? 700 हो जाएगा क्या? आंसर ऑप्शन नंबर सी, खत्म। 4 सत्ते 28, तो 1 यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा? 700। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग है 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? देखो यहां पर कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल हमारे पास दिया हुआ और इसके आधार का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? इस बेलन का आयतन क्या होगा? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हम आपको ऐसे नहीं बता देंगे कि 7 से कट जाए, 11 से कट जाए। इसको आप आराम से समझने का कोशिश करो। ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा? तो बोलोगे क्या कि ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2πr/h। ओके, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे 2πr × r+h। बोलो यही आएगा क्या? और ये सारे के सारे के बराबर में क्या दे रखा है बताओ? 2068। एक बात और क्या कह रहा है? ये 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। यहां से अगर आप गौर करोगे तो 2πr यहां भी है, 2πr यहां भी है। क्या हम लोग 2πr को कॉमन ले सकते हैं? बताओ, 2πr हमने ले लिया है यहां पर कॉमन, तो h+h+r का क्या मतलब हो जाएगा? 2h+r। अगर आप यहां से r को हटा दो, r को हटा करके r के जगह पे हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख दे तो भी हमारा काम चलेगा। क्या ये हमारे पास 2 × 22/7 गुना क्या हो जाएगा? 7, और ये हमारे पास 2h प्लस क्या आ जाएगा? 7। बोलिए आएगा क्या? और ये बराबर दिया हुआ है 2068 के। ये बराबर क्या दिया हुआ है? 2068 के। ठीक है, ये बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ? 2068 के। ये 7 तो आराम से इसको काट देगा, और ये भी तय है कि 22 दूनी 44 भी इसको काट देगा। बताओ, तो 44 भी काट देगा। हम लोग आराम आराम से काट लेते। क्या धर पड़ी है? 11 दूनी 22, 11 का 11 बच गया हमारे पास 9, 11 × 88, 11 × 88। अब देखो 4 से आराम से काट लेंगे, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28। 2h+7 बराबर होगा 47 के। तो h का वैल्यू क्या हम लोग 20 लिख सकते हैं क्या? बताओ, h का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 20, क्योंकि 7 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 40 आ जाएगा। 2h बराबर 40 के, तो h का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 20। अब यहां से क्वेश्चन में बोला है कि इसके बेलन का आयतन ज्ञात करें, बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? πr² इंटू क्या हो जाता है हमारे पास? h क्या आया है? 20। तो 7 से आप 7 को आराम से काट दो। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? 380 सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्या? बताओ, 28 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपके पास 380 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये देखो, ये सब कैलकुलेशन स्किल है जिसको बहुत आराम से आपको स्पीड में करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 14 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 28 आएगा। 28 को अब 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 से कभी भी मल्टीप्लाई अगर करना है तो ये पहले आप 8 लिखो, 8 + 2 मिलकर के 10 हो जाएगा, बचा 1। अब 2 में 1 जोड़ करके यहाँ पर लिख दो, क्योंकि 28 × 11 बराबर 360 आया है, और ये हमारे पास क्या है? 1 0। तो यहाँ पर 1 0 हमने रख दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 380 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा चीज अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं।
अब आप यहां पर देखो ध्यान से, होता क्या है कि जब भी पाई आर स्क्वायर एच करते हैं तो पाई में 22 आता है, क्या आता है 22, और 22 में क्या आता है 11 आता है। जो भी संख्या हमारे पास मिलना चाहिए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। हम चेक करके देख लेते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? क्या 62800 11 से डिविजिबल नहीं है। ये अब हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका कि हम लोग इसको माइंड में कैसे सोच सकते हैं। लेकिन जब तक हम सोचते हैं ना तब तक में तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहां पर देखो, अगर बाय द वे 2 टकरा जाता तब क्या होता, तब तो फिर प्रॉब्लम आ जाता। 8 + 2 मिलकर के 10, 4 + 0 मिलकर के 4, तो क्या इस दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है? क्या ये होगा? क्या नहीं होगा। इसी तरह से 6 + 2 8, 7 + 0 ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। आप यहां पर देखो 0 + 0 8 3 11, ये 11 से एकमात्र संख्या डिविजिबल है। इसलिए आंसर हम लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 9/41 के। साइन थीटा बराबर 9/41 के है। क्या ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा और ये 41 हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप क्या बेस निकाल सकते हो, और बेस 1 सेकंड में लिखने के लिए आपको आना चाहिए 40, क्योंकि 9, 40 और 41 क्या बनाता है? एक ट्रिपलेट बनाता है। और अगर आप मेंस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बेस आपको आराम से 40 लिखने में थोड़ा स्पीड होना ही चाहिए। 9, 40, 41, आप इसके ट्रिपलेट के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो बेस हमारे पास क्या आ गया है? 40। अब बताओ, कहानी खत्म है। या दूसरा चीज और भी यहां पर देखो, एक बात तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर तो नीचे ही होगा और बेस हमेशा क्या होगा? ऊपर होगा। तो परपेंडिकुलर नीचे अगर होता है तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहां एक बार 9 है और यहां भी एक बार 9 है। बोलो है क्या? तो यहां पर 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, बट अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें बेस फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो हमने बेस क्या फाइंड आउट कर लिया? 9, 40, 41 के लिए। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 40/9, यानी ऑप्शन नंबर क्या आप लिख दोगे? 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास चौथा नंबर का है। 2 वृत्त जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग है। ये जो एग्जाम हुआ है आपका, इस एग्जाम में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको रॉन्ग दिया हुआ था। वो मैं बता देता हूं कि कैसे रॉन्ग दिया हुआ था, इसको समझ लो, ठीक है। देखो, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रही है कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। यहां पर आप ऐसे देखो कि 2 यहां पर वृत्त खींचा जा रहा है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरती है। तो दोनों का ही त्रिज्या क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बताओ, ये हमारे पास उभयनिष्ठ रेखा होगा, उभयनिष्ठ जीवा होगा। यहां से आप उभयनिष्ठ जीवा खींच दो। और आपको ये भी बात पता है कि ये क्या कर देगा? इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा। परपेंडिकुलर क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। इस जीवा को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा। ये जीवा क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज आप यहां पर एक बात और देखो, कि ये भी 36 सेंटीमीटर है। क्या इसका त्रिज्या 36 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? और इसका भी त्रिज्या 36 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? अगर आप एक बात गौर करोगे, ये ए है, आप इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो ए बी 36 सेंटीमीटर, ए सी 36 सेंटीमीटर, बी सी भी 36 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग बोल सकते ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज बनने के बाद प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर हो जाता है? 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो अब आप यहां से ये बोल सकते हो, कि ये वाला एंगल हमारे पास कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारे पास कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। और ये तो परपेंडिकुलर जब बाइसेक्ट कर ही रहा है, परपेंडिकुलर जब बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना डिग्री का हो जाएगा? बोलोगे 30 डिग्री का हो जाएगा। बोलोगे क्या 30 डिग्री का हो जाएगा? अब यहां से ये बताओ, याद रखो इस चीज को, हमेशा इस चीज को याद रखो कि अगर 30 डिग्री के जस्ट सामने में 1 है, तो 60 डिग्री के जस्ट सामने में 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यह आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा। जबकि 90 डिग्री के जस्ट सामने में जो 30 डिग्री के सामने में भुजा है, इसका डबल हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा? आपका 2। तो इस रेशियो को आपको याद रखना है। ये बहुत ही आसान चीज होता है, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस इसमें लगा हुआ है। तो 60 के सामने हम लोग निकालते हैं, जबकि हमारे पास दिया हुआ क्या है? 90 के सामने दिया हुआ। तो 90 के सामने आप क्या बोलोगे? 36 है। तो बताओ कि 30 के सामने आप क्या बोलोगे? 30 के सामने ये हमारे पास क्या हो जाएगा?
30 के सामने ये हमारे पास हो जाएगा 18, इसका जस्ट आधा। 90 के सामने 2 तो 30 के सामने 1, 90 के सामने 36 तो 30 के सामने क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। और 60 के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, ये आपका 18√3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 18√3। तो जब ये आपका 18√3 हो जाएगा, जिसको कि बाइसेक्ट कर रहा है इस जीवा को, तो अब इस जीवा का डबल करना पड़ेगा ना, इसका क्या करना पड़ेगा, ये डबल करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरे जीवा का लेंथ निकल के सामने आएगा। बताओ, तो 18√3 का अगर आप डबल करोगे, 18√3 का आप डबल करोगे तो ये आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बताओ, 36√3। हम उम्मीद करते हैं कि बात इसमें आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर अगर गौर करोगे तो एक भी ऑप्शन आपके पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एसएससी सीजीएल में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको एकदम आराम से क्लियर ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 5वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री है, एबी 12 सेंटीमीटर है, एबीसी के अंतर्गत वृत्त का त्रिज्या उसके परिवृत्त वृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। देखो दो यहाँ पर ट्रायंगल बनता है, 2 स्पेशल केस है और इस दोनों ही स्पेशल केस को आप समझिए। एक सबसे पहला स्पेशल केस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सबसे पहला जो आपका स्पेशल केस है वो आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें आप देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक ही बिंदु पर सभी सेंटर बन जाते हैं। एक ही बिंदु पर क्या बन जाते हैं, सभी सेंटर बन जाते हैं। मतलब ग्रेविटी सेंटर भी यहीं पर, ऑर्थो सेंटर भी यहीं पर, और उसके बाद सरकम सेंटर भी यहीं पर, इन सेंटर भी यहीं पर। और ग्रेविटी सेंटर के बारे में आपको पता होगा कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है माध्यिका को, ये माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि अगर ये एक भुजा ए हो, ये भुजा ए हो और ये भुजा ए हो, ठीक है, ध्यान से देखना, तो हम लोग इसका हाइट क्या बोल सकते हैं, तो हाइट हम लोग बोलेंगे √3/2 × ए। अब ये पूरा का पूरा हाइट हो गया। और इसको किस रेशियो में बांटना है, इसको बांटना है 2:1 के रेशियो में। तो 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर ऊपर वाला निकालना है, ऊपर वाला निकालना है जिसको कि हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं, ऊपर वाला निकालना है तो हम लोग बोलेंगे 2/3 × √3/2 × ए। बोलिए, बोलेंगे क्या। अब यहाँ से देखो कि ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा, तो सरकम रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, a/√3। क्लियर। इन रेडियस का अगर हम लोग बात करें, इन रेडियस क्या हो जाता है, इसको केंद्र मानते हुए वृत्त के अंदर में एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो इन रेडियस का हाइट क्या हो जाएगा बताओ, इन रेडियस का लेंथ क्या हो जाएगा, 1/3 × √3/2 × ए हो जाएगा। बताओ यही होगा क्या। अब जैसे ही √3 से ये √3 टाइम्स डिवाइड होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a/2√3। तो अब आप इसको याद रखना, अब आप इसको याद रखना कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम रेडियस जो होता है, सरकम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा भुजा/√3, जबकि इन रेडियस या अंतर्वृत्त की त्रिज्या भुजा/2√3। यहां से एक बात और याद रखना कि सरकम रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल में और इन रेडियस, इस दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा किस रेशियो में होता है, 2:1 के ही रेशियो में होता है। सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 में हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा केस हमारे पास क्या होता है, देखो दूसरा केस हमारे पास क्या होता है, दूसरा केस होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। दूसरा केस होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में भी आप यहां पर याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में भी सरकम रेडियस और इन रेडियस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचा हुआ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस होता है वो तीसरा मीडियन सरकम रेडियस होता है। तीसरा जो मीडियन होता है वो हमेशा सरकम रेडियस होता है। तीसरा जो मीडियन होता है वो हमेशा सरकम रेडियस होता है। और तीसरा मीडियन हमेशा हाइपोटेनियस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड तो करेगा ही। मीडियन है तो सामने वाली भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ही। लेकिन ये तीसरा वाला जो है, ये तीसरा वाला मीडियन, ये हमेशा हाइपोटेनियस का आधा हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सरकम रेडियस। यानी सरकम रेडियस बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का आधा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का आधा। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इतना बात तो आपको पहले से भी समझ में आ रहा होगा। इन रेडियस का अगर हम लोग चर्चा करें तो इन रेडियस एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाय क्या हो जाता है, आपका 2 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर देख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में और राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच क्या रिलेशन है, वो बात आपको समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास कहा जा रहा है क्या कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें से कहा जा रहा है एबीसी 90 डिग्री के बराबर है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। बीसी 12 सेंटीमीटर है और एबी भी 12 सेंटीमीटर है। तो बताओ क्या हाइपोटेनियस इसका 12√2 हो जाएगा? हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 12√2। यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है एबीसी के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का उसके परिवृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इन रेडियस निकालते हैं और सरकम रेडियस निकालते हैं। बताओ इन रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2। 12 12 24, 24 में से 12 12 24, 24 माइनस 12√2 और डिवाइड किससे कर दोगे आप? यहाँ पर डिवाइड कर दोगे 2 से। जबकि सरकम रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा? बोलोगे हाइपोटेनियस का आधा, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 12√2 का आधा। यहाँ से नीचे से 2 से 2 कट जाएगा। बताओ 12 कॉमन लेकर के अगर काटना चाहोगे तो यहाँ से 12 कट गया, यहाँ से 12 कट गया, यहाँ 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 और इसका रेशियो किसके साथ हो जाएगा? ओनली √2 के साथ। अब देख लो कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें के बाद आ जाओ छठा नंबर का क्वेश्चन। देखो छठा नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपके पास दिया हुआ ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000, 10,000 के आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, प्रारंभ से 5 महीने के बाद ए ने 4,000 और निवेश किया, जबकि प्रारंभ से 6 महीने पश्चात सी ने 8,000 और निवेश किए। प्रारंभ से 4 माह पश्चात बी ने 8,000 वापस निकाल लिए, तो वर्ष के अंत में उसे एक्स का लाभ मिलता है, तो वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो पार्टनरशिप का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है खाली। ये हमारे पास क्या दिया हुआ? ए, दूसरा नंबर हमारे पास दिया हुआ बी और तीसरा हमारे पास क्या दिया हुआ? सी। जब यहाँ पर 20,000, 25,000, 10,000 का चर्चा कर रहा है तो 1000 1000 1000 हम लोग रेशियो में काट देते हैं। 1000 1000 1000 हम लोग छोड़ के चल सकते हैं। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा? 20,000। बी हमारे पास क्या आ जाएगा? बताओ 25,000 और सी हमारे पास क्या आ जाएगा? 10,000। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा प्रारंभ से 5 माह बाद, तो 5 माह बाद तो इसका ए का लगा रहा। अब यहां पर क्या कर रहा है? ये 4,000 और निवेश करता है, तो 20,000 तो निवेश किया हुआ ही था, ये 24,000 निवेश करता है। और 1 वर्ष होने के लिए जब 5 महीना हो चुका है तो 7 महीना इसको और भी बचेगा। ठीक है, फिर बोला प्रारंभ से 6 महीने पश्चात सी ने 8,000 और निवेश किए। प्रारंभ से 6 महीने पश्चात यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अब यहां से 8,000 और वापस ये निवेश कर दिया है। ठीक है, 8,000 सी ने 8,000 और निवेश किए, तो सी ने 8,000 निवेश किए तो इसका 18,000 हो जाएगा। अब 6 महीना इसका बीत चुका है तो बचेगा इसका कितना महीना? 6 महीना। बी के बारे में कहा जा रहा 8,000 वापस निकाल लिए, कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। तो ये 4 महीना, 4 तो मल्टीप्लाई कर दो और फिर 8,000 अगर वापस निकालेगा तो 17 को मल्टीप्लाई किससे कर दो? यहाँ पर 8 महीने से। अब यहाँ से देखो इसका क्या करते हैं हम लोग, कुछ कुछ रेशियो निकाल लेते हैं। अगर एक बात गौर करोगे तो 42 देखो 3 चारों में ऑप्शन में है, तो हम लोग अगर सिर्फ इस दोनों का रेशियो निकाल लेना, इस दोनों का रेशियो, इसमें भी अगर पहला रेशियो निकल जाए, अगर ये 71 आ जाएगा तब तो आगे भी निकालना पड़ेगा। लेकिन 59 या 67 में से अगर पहला हमारे पास आ जाए तो हमें पता चल जाएगा, हम लोग आगे बनाएंगे नहीं, हम लोग टिक मार करके आगे निकल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं हम लोग। क्या 4 कॉमन ले सकते हैं क्या? बताओ 4 कॉमन, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, यहाँ भी 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 4 कॉमन आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से 4 कॉमन लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आ गया 4 छाके 24, ये आ गया हमारे पास 4 पंचे 20। बोलो ठीक है, 4 पंचे 20। यहाँ से 4 काट दो, यहाँ से 4 दूनी 8 काट दो। अभी उसको नहीं काटते, इसको देख लो। 5 पचे 25, 6 सत्ते 42, क्या दोनों मिलकर के 67 आ गया क्या? बताओ 25, 17 दूनी 34, ये दोनों मिलकर के क्या 59 आ गया क्या? आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये जो आपका आने वाला है ये 42 आ जाएगा। हमने 4 से नहीं काटा था। ये देखो 10 छाके 60 है, अगर काट दोगे 4 से तो बचेगा 15। 18 छाके 108 है, ये हमारे पास क्या बच जाएगा? 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये देखो 27 बच जाएगा। 15 प्लस 27 को ऐड करोगे तो क्या आपके पास 42 आया क्या? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7वां नंबर का। अब देखो इस ऐसा क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है
वो थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, मतलब कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लो। और कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग टाइम देते हैं, बात है समझ में। तो वो क्वेश्चन कभी भी जो पूछा जाता है वो मिला जुला के पूछा जाता है, कुछ बहुत आसान रहता है, कुछ थोड़ा सा अच्छे लेवल का रहता है जिसमें कि कुछ समय लगता है, बट यही समय को बचा करके आगे हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा वाला भिन्न हम लोग को चूज करना है। यहाँ पर बताओ 12 पंचे 60, 11 सत्ते 77, 77 छोड़ दो, बड़ा वाला छोड़ दो, 60 है, अभी तो 5/11 ही छोटा हुआ। 13 पचे 65, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 8 88, 88 बड़ा हो गया, ये भी छटा गया। 17 पचे 85, 11 में 99, ये 99 भी छटा गया, 85 छोटा हो जाएगा। आंसर बताओ कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5/11। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो भी जिसका भी अंश हमें छोटा दिख रहा है उसको हमने रखा, और जो बड़ा वाला दिख रहा है तो उसको हमने एलिमिनेट किया, तो आंसर हमारे पास आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से, इसको प्यार से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट ले, कैसे कैलकुलेशन करें, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 99.11/99, 99.13/99, 99.15/99, और इस तरह से आपके पास 99.67/99 है। तो जो भी पूर्णांक में आपको दिया हुआ है, तो 99 जितना बार भी दिया हुआ है तो सारे पूर्णांक को एक साथ ऐड कर सकते हैं और सारे भिन्न को एक साथ ऐड कर सकते हैं। पहले तो यही बात पता होना चाहिए ना कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो याद रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म कभी भी निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर निकालना हो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस प्लस क्या कर देते हैं 1, ठीक है। एवरेज कभी भी निकालना हो, कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल हो, तो एवरेज अगर निकालना हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय क्या कर देते हैं हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि टोटल बराबर होता क्या है, टोटल बराबर हमारे पास होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। एवरेज इंटू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म। हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये देखो 11/99, 13/99, 15/99, इस तरह से हमने क्या देखा कि ये 2 का डिफरेंस है, 2 का क्या है, डिफरेंस है। यानी 11 से लेकर के सारा ऑड नंबर कहाँ तक है आपका, 67 तक है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो लिखने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। 67 में से 11 को माइनस करोगे 56 आ जाएगा, 67 में से 11 को माइनस करोगे 56 आ जाएगा, और ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का। तो 56 बाय अगर 2 करते हैं तो वो आता है 28, 28, और 28 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएगा, 29। बोलो बात सही है। इसका मतलब 99 भी कितना बार ऐड होगा, 99 भी हमारे पास ऐड होगा 29 बार, ठीक है। पहले हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। अब इसका एवरेज निकाल लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। फर्स्ट टर्म 11, लास्ट टर्म 76, 67, 67, 67 में 1 जोड़ो 68, 10 78, 78 का आधा क्या हो जाएगा, 39। तो एवरेज आपके पास निकल गया, नंबर ऑफ टर्म निकल गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या 99 के बारे में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 99 कितना बार आएगा बताओ, 29 बार आएगा। तो 99 अगर 29 बार ऐड होगा तो क्या 99 गुना 29 लिख सकते हैं। प्लस हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सब का हर 99 99 99 है, तो सब का हर अगर 99 है तो यहाँ पर लिख लो 99, और 11 प्लस 13 प्लस 15, यानी सब का हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। और टोटल बराबर होता क्या है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, यानी एवरेज हमारे पास 39 है और नंबर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या है, 29। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इस 39 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 29 से। बस सॉल्व करो। देखो यहाँ पर क्या है 29, यहाँ भी 29। क्या हम लोग 29 को कॉमन ले सकते हैं बताओ, और 29 को अगर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 99 प्लस 39/99। हम चाहे तो 39 और 99 को काट भी सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखिए कि 99 का स्क्वायर सभी को मालूम होता है जो थोड़ा बहुत भी तैयारी कर रहा है जिंदगी में। तो 99 का स्क्वायर होता है 9801, बोलो। और 9801 में अगर हम लोग 39 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9840, बोलो ठीक है। अब यहाँ पर ये सब क्या सब हो गया, देखो 29 गुना 9840, 9840 और डिवाइड किससे कर देंगे, 99 से। अब थोड़ा हम लोग इसको काट सकते हैं, बताओ काट दो यहाँ से, ये 33 हो गया, 3 तिया 9, 28 तिया 84, क्या 328 पर 1 0 आया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 29 से। हम चाहे तो यहाँ पर डिजिट सम का भी इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो। बट यहाँ पर हम आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा समझा दें। 33 तो देखो सब के नीचे में है, बोलो है क्या। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये 29 है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30 माइनस 1, बताओ लिख सकते हैं क्या। अब 30 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3280 से, तो 3280 का 3 गुना करते हैं।
क्या 328 का 3 गुना कर सकते हैं क्या, बताओ। हम यहाँ पर लिखते हैं 328 का अगर 3 गुना करोगे तो ये 984 आएगा, और 1 जीरो और 2 जीरो, टोटल हमारे पास 98,400 आ जाएगा। 98,000 क्या आ जाएगा, 400, और उसमें से 3280 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। 3280 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या ये हमारे पास 95120 आया कि नहीं आया, बताओ। और उसके नीचे में हमारे पास क्या है, 33 है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 9510/120/33, क्या हमारे पास आंसर 95,120/33 ही आ जाएगा क्या, बताओ। सब लोग क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पॉज कीजिए, अगर आपको फिर से देखना है तो फिर से पीछे जा करके इसको रिपीट करके देखिए, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9वें नंबर का है। 9वें नंबर का देखो कितना आसान और कितना बेकार क्वेश्चन ये पूछा गया है। 5 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और √3/2 का यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो क्या 3/4 हो जाएगा क्या, बताओ। प्लस 7 गुना साइन स्क्वायर 45 है, क्या ये 1/2 हो जाएगा, और 8 गुना कॉस स्क्वायर 45, क्या ये 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करो, सबके नीचे में 4 है ना। बोलेंगे 5 तिया 15, ये 2 दूनी 4 है तो 7 दूनी 14, 15 14 मिलके आ जाएगा 29, 8 दूनी 16 को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 29 + 16 मिलके 45/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, 9वें नंबर के क्वेश्चन के जस्ट बाद आते हैं, फिर हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर का देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय कितना है, बताओ। कितना आसान सा क्वेश्चन। जब ये 15 मीटर प्रति सेकंड है तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। रुको, 18/5 से मत करो गुना, 5 से डिवाइड करो, 18 से गुना करो। 5 से डिवाइड करोगे, 5 तिया 15, 3 आया, और 3 को अब 18 से गुना कर दो। हमने क्या कहा, हमने कहा 15 में 5 से डिवाइड करो, 18 से गुना कर दो। जब 18/5 से गुना करना ही है तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, 18 तिया क्या आ जाएगा, बताओ, 54 किलोमीटर पर आवर। बात आ रहा समझ में, 54 किलोमीटर पर आवर। जैसे 54 किलोमीटर पर आवर आ गया, 162 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, तो 54 से 50 तिया 150 और 4 तिया 12, क्या 3 बार में कट जा रहा, क्या आंसर हो गया 3 घंटा। टाइम निकल गया, डिस्टेंस बाई स्पीड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का एवरेज और प्रथम 129 धन धनात्मक विषम संख्याओं का एवरेज के बीच कितना अंतर है। सबसे पहले तो आपको यह बात पता होना ही चाहिए कि अगर प्रथम सम धनात्मक संख्या है दिया हुआ है, फर्स्ट n और इवन नंबर दिया हुआ है, तो उसका जो योगफल होता है वो होता है n × n+1। बोलिए होता है क्या। प्रथम n तक सम संख्या, n टर्म्स इवन नंबर, n तक नहीं। हमने क्या कहा, जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि 6 लगातार सम संख्याओं का टोटल क्या होगा, तो 6 को डायरेक्ट 7 से गुना कर दो, 6 7 42। लेकिन इसी को अगर एवरेज निकालोगे ना, तो अगर आप इसी का एवरेज निकालोगे तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म जितना भी होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ क्या इसका एवरेज n+1 हो जाएगा क्या, बताओ। इसी तरह से अगर n ऑड नंबर के बारे में बात कर रहा है तो उसका जो सम होता है वो होता है n × n, यानी n का स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। बट यहां पर अगर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करोगे तभी तो इसका एवरेज निकल पाएगा, बताओ। तो ये n का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 129। ये n का वैल्यू आ जाएगा 129, जबकि 148 सम धनात्मक संख्याओं का योगफल हमारे पास एवरेज क्या आ जाएगा, 149। इस दोनों का अंतर हमसे पूछ दिया है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। सम का योग क्या है, n × n+1। जब नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं टोटल बटे नंबर ऑफ टर्म, तो एवरेज निकलता है। तो n × n+1/n अगर कर देंगे तो ये इसका एवरेज निकल जाएगा, यानी सिर्फ n+1, ये हो जाएगा 149। और n स्क्वायर होता है n विषम संख्याओं का योगफल, उसको भी n से अगर डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट हमारे पास एवरेज निकल जाएगा। तो बताओ ये क्या आ गया आपके पास, 129। 149 से 129 को माइनस करोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 20। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 के बाद आ जाओ, ये देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। √14 + √10/√14 - √10। क्या हम लोग इसको यहां से √2 कॉमन ले सकते हैं क्या, बताओ। √2 कॉमन ले सकते हैं तो ऊपर में आ जाएगा √7 + √5, और नीचे में √2 कॉमन ले लोगे तो नीचे में आ जाएगा √7 - √5। ये √2 कट गया, देखो।
√7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 को डिवाइड करोगे √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5 से, तो क्या ये हमारे पास 1 आ जाएगा क्या बताओ। और यहाँ पर प्लस का साइन है, ये प्लस ही है, √5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया हमारे पास √2। तो बताओ 1 प्लस √2 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन में आ जाओ। देखो 100 लीटर के एक मिक्सर में दूध और पानी का रेशियो है 2:3। इस मिक्सर में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अंतिम मिक्सर में दूध का प्रतिशत क्या होगा। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराने का मतलब है टोटल ये 3 बार दोहराया गया। कितना बार, 3 बार। यहां पर होता क्या है कि जब 10 लीटर मिक्सर निकाल रहे हैं तो डाल रहा है क्या, दूध। इसका मतलब पानी धीरे धीरे घट रहा है। क्या घट रहा है बताओ, पानी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दूध और पानी का रेशियो है 2:3। ये पानी हमारे पास क्या है 3/5, और 3/5 का परसेंटेज हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, 60%। बोलो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, शेष जो पानी बचा हुआ है, शेष पानी के बारे में हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो शेष पानी हमारे पास है 60%। हुआ क्या, कैसे कैसे हो रहा है, 10 लीटर मिक्सर निकाला 100 लीटर में से, तो हम बोलेंगे 100 लीटर में 10 लीटर होता है 1/10, तो बचेगा कितना, 9/10। फिर से 10 लीटर डाल दिया, तो जब 10 लीटर फिर से डाल दिया तो मिक्सर फिर से 100 लीटर का हो गया। फिर मिक्सर 10 लीटर निकाल रहा है, तो बार बार 1/10 निकलता जा रहा है। दूध तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पानी है, पानी का क्वांटिटी धीरे धीरे 9/10, 9/10, 9/10 इस तरह से होता जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल 3 बार हो रहा है ये 9/10। टोटल कितना बार हो रहा है ये 9/10, तो बोलोगे टोटल ये 3 बार 9/10 हो रहा है। एक बार 0 से 0 यहां से हटा दो, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करो 729 को, 729 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 9 में 54, यह आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 5 17, 6 7 42, 42 1 43, 4374/100 का क्या मतलब हो जाएगा, 43.74%। ये क्या बचा हुआ है बताओ, ये बचा हुआ पानी है। जब मिक्सर फिर से 100 ही लीटर का हो जाना है, तो बताओ दूध हमारे पास कितना परसेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 100% में से 43.74% को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो क्या आपके पास 56.26% आ जाएगा क्या बताओ, 56.26% आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको मिक्सर का ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया हुआ 14 का क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है तो एबीसी के परिगत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बताइए, अभी हम जस्ट बताए थे ना। तो आपको क्या करना है बताओ, भुजा निकालना, और भुजा बटे √3 कर दोगे तो सरकम रेडियस निकलेगा, और भुजा बटे 2√3 कर दोगे तो इन रेडियस निकलेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए भुजा बटे √3 करोगे। अब देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 36√3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है बताओगे, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। बोलो यही होता है क्या। तो 36√3 हमारे पास आ चुका, √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 गुना 4। बोलो आएगा क्या, तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 36 के लिए 6, 4 के लिए 2, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ए हमारे पास आ चुका है 12। क्वेश्चन बोला परिगत वृत्त की त्रिज्या, परिगत वृत्त की त्रिज्या है ना। तो देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, चारों तरफ से घेरा हुआ, यानी हमसे पूछा जा रहा है परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या के लिए क्या करोगे, 12/√3 कर दोगे, 4 तिया 12, क्या आंसर हमारे पास 4√3 हो जाएगा क्या बताओ। आंसर हमारे पास 4√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एबीसी बराबर 90 डिग्री है, बीडी भुजा एसी पर लंबत है, बीडी स्क्वायर मान क्या होगा। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन थ्योरी से पूछ दिया है। सिमिलरिटी के थ्योरी में देखोगे या ऑर्थो सेंटर के थ्योरी में देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर 4 पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। इस चारों पॉइंट को आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तीसरा एल्टीट्यूड खींचा जा रहा है जिसका नाम है बीडी, तीसरा एल्टीट्यूड है, ये तीसरा मीडियन नहीं है। अगर तीसरा मीडियन खींचा जाता तो वो हमारे पास सरकम रेडियस हो जाता। ये तीसरा एल्टीट्यूड है। यहाँ से आप देखोगे कि 3 ट्रेंगल बन रहा है, एक बड़ा वाला ट्रेंगल, एक छोटा वाला, 2 छोटा वाला ट्रेंगल, और ये तीनों का तीनों क्या हो जाता है, एक दूसरे के सिमिलर हो जाता है। उसी सिमिलरिटी से आपको पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। अगर तीसरा एल्टीट्यूड निकालना है तो तीसरा एल्टीट्यूड बराबर आपके पास हो जाएगा ए बी गुना बी सी बटे ए सी। दूसरा पॉइंट आप ये याद रख लो कि बी डी का स्क्वायर अगर करोगे तो बी डी का स्क्वायर ए डी गुना डी सी आ जाता है। ए डी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डी सी से।
तीसरा नंबर का पॉइंट आपको ये याद रखना है कि AD बराबर अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, AB का स्क्वायर करोगे और डिवाइड किससे कर दोगे, AC से कर दोगे। और चौथा नंबर का जो पॉइंट है ये आपके पास क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर बटे AC। ये 4 पॉइंट है। अब ये बताओ कि क्वेश्चन हमसे बोला है कि ABC 90 डिग्री के बराबर है, देखो वही है, BD भुजा AC पर लंबवत है, BD स्क्वायर का मान क्या होगा बताओ, BD स्क्वायर का मान। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन हमको थ्योरी से पूछा है क्या बताओ, तो क्या बोलोगे AD इंटू DC, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि क्यूब रूट ऑफ n जो कि 6 और 7 के मध्य स्थित है और जहां n एक पूर्णांक है तो n के कितने मान हो सकते हैं। यहां पर देखो ये दोनों के मध्य स्थित हैं, ये क्या है, दोनों के मध्य स्थित है, मतलब ये है ये 6 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि 6 से बड़ा होगा और 7 से छोटा ही होगा। अगर आप यहाँ पर क्यूब उस तरफ भेजोगे तो क्यूब हो जाएगा 7 का क्यूब 343, या क्यूब इस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा 216। तो इसका मतलब है कि n का जो वैल्यू आएगा वो 216 और 343 के जस्ट बीच में आएगा, यानी 216 भी नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, और 343 भी इंक्लूड नहीं होगा। समझना ध्यान से, 343 से नीचे टोटल संख्या कितना होता है, 342। 343 को हटाना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 342 नंबर। और 216 को भी हटाना है तो 216 से जस्ट ऊपर, तो 216 को खुद हटा दीजिए, यानी यहाँ से हम लोग माइनस किसको कर देंगे, 216 को। तो जैसे ही 216 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 126, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि n के कितने मान हो सकते हैं, तो n के 126 मान हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 16 के बाद आ जाओ 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए और विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 25% के लॉस पर बेचा जाता है, क्या 25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या 1/4 होगा क्या बताओ। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 4 है तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, 4 का डबल क्या कर दोगे, 8। अब यहां से बोला है 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो लॉस हो रहा था, यहां से 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 हो जाता। प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करोगे, 8 गुना 6/5 कर दो। तो ये देखो अगर 8 हुआ कॉस्ट प्राइस तो 8 को 6/5 से गुना करने पे ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 6/5 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि 8 + 8 का 1/5 ऐड करोगे तो 8 का 6/5 आ जाएगा। बात आ रहा समझ में, बढ़ के आया तो 6/5, घट के आता तो 4/5। तो 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6/5 से। अब यहाँ पर ये देखो 5 हमें ठीक से दिख नहीं रहा है, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्या बैलेंस कर लेते हैं, सभी टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो सभी टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये कितना अच्छा और खूबसूरत सा दिख रहा है, ये 20 हुआ, ये 40 हुआ, ये 15 हुआ, ये 48 हुआ। बताओ हुआ क्या। तो अब बोलोगे 15 से 48 होने के लिए इसको कितना बढ़ना पड़ा, बोलोगे 33 यूनिट बढ़ना पड़ा। 15 से 48 बढ़ने के लिए इसको कितना यूनिट बढ़ना पड़ा, 33। और ये 33 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 660 रुपया को रिप्रेजेंट कर देगा। इसको रिप्रेजेंट कर देगा 660 रुपया को। तो बताओ क्या 1 यूनिट बराबर हमारे पास 20 रुपया होगा क्या, बताओ। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा वास्तविक क्रय मूल्य, तो वास्तविक क्रय मूल्य हमारे पास क्या था, 5 चौका 20। तो इस 20 को भी मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, 20 से कर दोगे। आंसर आ जाएगा आपका 400 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 7 छात्रों का औसत आयु 28 वर्ष है। प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है। चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु से 5 वर्ष अधिक भी है। तो चौथे और 5वें छात्र का औसत आयु ज्ञात करें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान देना और क्वेश्चन का अप्रोच को समझना ध्यान से। 7 व्यक्ति है जिसका एवरेज दिया हुआ 28 वर्ष, ठीक है। इसमें से प्रथम 3 का एवरेज हमारे पास दे रखा है 30 वर्ष। क्वेश्चन में कहा जा रहा चौथा छात्र 5वें छात्र के आयु से 4 वर्ष कम है। लेकिन जैसे ही हमको बोल दिया चौथे और 5वें छात्र का औसत आयु क्या है, तो वो चौथा छात्र कितना कम है, ज़्यादा है, उससे अपने को कोई लेना देना है नहीं।
तो हम यहाँ पर लिखते हैं चौथा छात्र और पांचवा छात्र, यहाँ पर लिख लो। तो ये टोटल हमारे पास 5 छात्र हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि दो जो छात्र है उसका औसत आयु से 5 वर्ष औसत आयु अधिक है। तो ये जो 2 छात्र है इसका एवरेज आयु क्या है, 5 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष अधिक है, 5 वर्ष। तो इस तीनों से 5 वर्ष अधिक है, क्या ये 35 वर्ष का हो जाएगा। और दोनों बोला बराबर भी है, तो वो दोनों बराबर है तो उससे भी अपने को कोई लेना देना है नहीं। अगर बराबर भी रहता तो ये भी एक 35 होता, दूसरा भी 35 होता, और दोनों मिला करके अगर एवरेज देखते तो वो भी हमारे पास क्या होता, 35 ही होता। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमसे पूछा जा रहा है कि चौथा और पांचवा का एवरेज क्या होगा। हम एकदम आराम से समझा रहे हैं, इसको समझने का कोशिश करो कि 7 लड़का है, 7 लड़का को 28 28 28 28 28 रसगुल्ला खाना है। तो चौथा और पांचवा का जो हिस्सा होगा वो 28 + 28 मिलके क्या 56 होना चाहिए। क्या बताओ क्या होना चाहिए, 28 + 28 मिलके 56। लेकिन हुआ क्या, ये जो 3 लड़का है ना, ये 3 लड़का 2 रसगुल्ला ज़्यादा खा लिया। तो हम बोलेंगे 3 दूनी 6 रसगुल्ला यहाँ पर ज़्यादा खा लिया गया। और ये जो 2 लड़का है ये एवरेज में देखो 35 है, इसका मतलब 7 रसगुल्ला एक लड़का ज़्यादा खा रहा है और 2 लड़का ज़्यादा खाया, तो 7 दूनी 14 रसगुल्ला ज़्यादा खा लिया गया। तो 6 रसगुल्ला 14 रसगुल्ला मिलके हमारे पास कितना रसगुल्ला एक्स्ट्रा खा लिया गया है, बताओ 20 रसगुल्ला। अब जब 20 रसगुल्ला ज़्यादा खा लिया गया है तो ये जो 2 छात्र है, जो चौथा और पांचवा है, उसके हिस्सा से कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो उसी के हिस्सा से कटेगा ना। ये जो 20 रसगुल्ला एक्स्ट्रा खा लिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप इसको 20 कम कर दो। तो 28 दूनी 56, 56 में से 20 कम कर दोगे तो आ जाएगा 36। एवरेज निकालोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 18 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा आपका 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए 18 के बाद आ जाओ 19 नंबर का क्वेश्चन। देखो 19 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 6656 रुपया है, तो समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है कि 1 सेकंड का भी आंसर नहीं है, 6400 हो जाएगा। क्यों भाई, देखो 8% 2 वर्ष के लिए, तो 8 8 16 और 8 8 64, क्या टोटल परसेंटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट या इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हमारे पास 16.64% आएगा। और ये जो 16.64% है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6656 के बराबर हो जाएगा। जबकि साधारण ब्याज के दर से अगर देखोगे तो 8% यानी 8 दूनी 16% होगा। बोलो होगा क्या। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखना चाहोगे ना, 16 चौका 64 और 64 चौका 256, बोलो ठीक है। क्या इसका ये 400 गुना है, क्या बताओ इसका ये कितना गुना है, बोलोगे 400 गुना है। कितना गुना है, 400 गुना। क्यों, अगर इसका 4 गुना करोगे तब तो 66.56 आ गया, तो 100 से गुना करोगे तभी तो इसका दशमलव यहाँ से हटेगा। तो इसका क्या मतलब है कि इस 16% का भी क्या करना पड़ेगा, हमें 400 गुना करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 6400। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 6400, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ये एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, BCDE का वेतन क्रमशः 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में, उनके वेतन क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि हो गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है तो BCDE का मूल वेतन का योग कितना होगा। बढ़ा हुआ वेतन सिर्फ किसका बोला है, डी का, बाकी तो मूल वेतन ही पूछ रहा है। देखो कैसे बनाते क्वेश्चन, ये है B, C, D और E। और जब परसेंटेज में बात किया ना तो हम लोग क्या 2, 3, 4, 5 को 2, 20, 30, 40 और 50 भी बोल सकते हैं। बताओ बोल सकते कि नहीं बोल सकते। डी का कितना परसेंट बढ़ा, सिर्फ ये बात पता करो। तो डी का अगर आप गौर से देखोगे तो 40% बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है, 40%। तो 40 का 40% 16 होता है, अगर बढ़ गया तो ये आपके पास 56 आ जाएगा। और यही आपके पास दिया हुआ बढ़ा हुआ वेतन दिया हुआ 560 के बराबर। तो 56 यूनिट 560 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 50, 50, 100 प्लस 40 मिलके 140। तो 140 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1400, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपके पास, सी। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 21 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपया बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का प्रॉफिट होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना है? देखिए 18% हानि पर बेचता है मतलब 100 रुपया का वस्तु को ये 82 रुपया में बेच रहा होगा। बोलो ठीक है। यदि विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे तो क्रय मूल्य को 30% घटा दे। अगर क्रय मूल्य को 30% घटाएगा तो नया क्रय मूल्य क्या होगा? 70 और 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 70 के हिसाब से 20% का अगर प्रॉफिट देखोगे ये तो 18% का लॉस था। अब यहां से 30% क्रय मूल्य को घटा दिया है। बताओ घटाया क्या? और इस 70 में क्या कर दिया गया है? 70 में 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 70 का 20% 14 होगा, ऐड कर दोगे तो ये 84 हो जाएगा। मतलब पहले वाला विक्रय मूल्य और नया वाला विक्रय मूल्य में कितना का डिफरेंस है? बोलोगे 2 का डिफरेंस है। और यही 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है? ये 2 यूनिट 144 को रिप्रेजेंट करवा रहा है। बोलो ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मूल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 2 यूनिट अगर 144 के बराबर है तो 100 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? 100 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? तो 2 यूनिट का ये 50 गुना है तो आप इसका भी क्या कर दोगे? 50 गुना। 144 है ना, 20% का लाभ है। मूल विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 100 यूनिट बराबर निकाल लो। दो यूनिट बराबर 144 हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट, 144 बढ़ा दे विक्रय मूल्य को। 2 यूनिट 144 के बराबर, 1 यूनिट 72 के बराबर, 7200 आ रहा है। मूल विक्रय मूल्य क्या होगा? ये क्या हो रहा है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे, क्रय मूल्य को 30% घटा दिया तो 20% का प्रॉफिट हो जाता है। 20% का प्रॉफिट 14 प्रॉफिट हो जाएगा तो 84 हो जाएगा। 2 यूनिट 144 के बराबर होगा तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? चलिए 100 यूनिट नहीं पूछ रहा था ये क्या पूछ रहा है? ये मूल विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना। मूल विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मूल विक्रय मूल्य हमारे पास 82 यूनिट है। कितना यूनिट है? 82 यूनिट। तो क्या 2 का ये 41 गुना है क्या? बताओ 2 का कितना गुना है? 41 गुना। तो 144 को भी क्या करना पड़ेगा? 41 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सॉल्व कर दो। देखो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या आ जाएगा? 4 इकाई 4, 14 चौका 56, आंसर हो जाएगा 5904 रुपया, ठीक है। फिर भी हम एक बार इसको मल्टीप्लाई करके आपको सिखाते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ध्यान से। तो क्या ये हमारे पास 40 + 1 हो जाएगा? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, हमें पता करना है 2 यूनिट बराबर दिया हुआ 144 के, तो हमें पता करना है 82 यूनिट बराबर कितना होगा। ये कितना गुना है बताओगे? 41 गुना है। तो ये भी 41 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा? 41 गुना। हम बोलेंगे 144 को मल्टीप्लाई 41 से करने का मतलब है 40 + 1 से करना। 144 चौका 4 चौका 16, 14 चौका 56, 1 57। क्या 5760 आ गया? बताओ। और 144 को 1 में ऐड करेंगे, 1 से गुना करके ऐड करेंगे तो ये हमारे पास देखो क्या सब आ गया? 4 आ गया, 6 4 10 आ गया, 57 1 58 1 59 आ गया। आंसर हमारे पास हो चुका है 5904 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 22 नंबर का है, ठीक है। बी तथा सी में पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर। सबसे पहले तो ये देख लो कि पाई चार्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको दिख रहा होगा। पाई चार्ट दिया हुआ और पाई चार्ट में 2 पाई चार्ट दिया हुआ है। बोला नीचे 2 पाई चार्ट दिए गए हैं। एक दफ्तर में 6 विभाग ABCDEF है। पहला पाई चार्ट 6 विभाग में पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। पहला वाला पाई चार्ट मेल को दर्शाता है, ठीक है। और दूसरा वाला जो पाई चार्ट है वो 6 विभाग में महिलाओं को दर्शाता है, वीमेन को दर्शाता है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी विशिष्ट विभाग में महिलाओं की संख्या को इन 6 विभागों में महिलाओं की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। प्रतिशत के रूप में यहाँ पर परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ है, इसको समझिए। क्वेश्चन बोला कि बी तथा सी में पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर। बी तथा सी में पुरुषों के बीच का संख्या का अंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? ये 600 दिया हुआ, ठीक है। डी तथा ई में महिलाओं के बीच का अंतर। डी तथा ई में महिलाओं के बीच का जो अंतर दिया हुआ है ये भी हमारे पास 900 दिया हुआ, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको बताना है ए बी एफ में महिलाओं की संख्या, ए बी एफ में महिलाओं की संख्या, ओके, और फिर डी ई ए में पुरुषों की संख्या का योगफल क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ बी और सी में पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर है, तो 12% 15% का अंतर हो गया 3%। हम बोलेंगे 3% बराबर कितना के 600 के, तो 1% बराबर कितना के हो जाएगा, बोलोगे 200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब पुरुषों में बोला कहाँ कहाँ, डी ई ए में, डी ई और ए में 20 20 40 40 प्लस 18 मिलके हो जाता 58%। तो 1% अगर 200 को रिप्रेजेंट करेगा तो 58% उसका दुगुना कर दोगे, क्या 58% बराबर 11600 हो जाएगा क्या, बताओ। फिर देखिए यहाँ पर 15% और 18% का डिफरेंस क्या दिया हुआ, 3%, और ये 3% बराबर है, 3% जो है ये बराबर हमारे पास दिया हुआ है 900 के, किसके दिया हुआ है, तो 1% बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ 300 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए बी और एफ में महिलाओं की संख्या, ए बी और एफ में महिलाओं की संख्या 35 35 प्लस 14 मिलके हो जाएगा 49, 49% बराबर निकालना है। तो 1% 300 के बराबर होगा, तो 49% 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 49 या 147 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है दोनों का योगफल क्या होगा, ऐड कर दीजिए, 0 0 आ गया, 7 6 13 आ गया, 7 6 13 आ गया, आंसर हो गया 26,300, ठीक है, 26,300, 7 6 13, देख लो तीसरा प्लेस पे 3 कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, 23 नंबर का क्वेश्चन। एक शंकु का त्रियक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन, इसको समझो, एकदम आसान है। अगर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना आधार का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या 2.5 से निकल जाएगा, त्रिज्या 1 सेकंड में बोलोगे ये 14 सेंटीमीटर का होगा। कितना सेंटीमीटर का होगा, 14 सेंटीमीटर का। हम बताते हैं कैसे होगा। और बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास हो जाता है पाई आर एल की, पाई आर एल की। तो पाई आ जाएगा 22/7, आर हमारे पास हो जाएगा 14, और त्रियक ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ 20, खत्म। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 8 88, आंसर आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर समझो कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसको समझने का कोशिश करो। देखो ये सब चीज़ आपको आना ही चाहिए। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर का है तो परिधि हमेशा क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, जबकि एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेडियस को आप दुगुना कर दो, रेडियस को क्या कर दो, दुगुना कर दो, जो 14 हो जाएगा, तो ये परिधि भी दोगुना हो जाएगा, जो 88 के बराबर हो जाएगा। बट एरिया क्या हो जाएगा ना, एरिया इसका दोगुना का स्क्वायर गुना हो जाएगा। एरिया क्या होता है, रेडियस या साइड का स्क्वायर का कंपोनेंट होता है। तो 154 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये आपके पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो अगर ये 21 सेंटीमीटर का हो जाए, 7 सेंटीमीटर का अगर हमारे पास त्रिज्या 3 गुना हो जाए, तो आप डायरेक्ट परिधि को भी क्या कर सकते हो, 3 गुना कर सकते हो, जो 132 के बराबर हो जाएगा। जबकि एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर गुना का मतलब 154 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एरिया निकल जाएगा। तो अब इतना बात तो आपको मालूम होना ही चाहिए। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया दिया हुआ है, किसी भी शंकु का आधार जो होता है एक वृत्ताकार क्षेत्र होता है, बोलो होता है क्या। अगर 616 सेंटीमीटर इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या देख करके ही बोला जा सकता है 14 सेंटीमीटर है। बताओ अगर ये बात आपको पहले से पता है, नहीं तो फिर करो पाई आर स्क्वायर बराबर 616 के बराबर, फिर आर बराबर निकालो। तो यहाँ से हमारे पास 14 आ गया, ये हमारे पास त्रियक ऊंचाई 20 दिया हुआ है, और पाई आर एल हो जाता है हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 14, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24 नंबर का दिया हुआ है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर अधिक है, यदि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखो फिर से वही बात हो गया। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बोलो होता है क्या। तो पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर का मतलब 14 गुना 14, और एच हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे देख लो ऊंचाई इसका दिया हुआ 6 सेंटीमीटर अधिक, यानी हम लोग बोलेंगे 20 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे बताओ, 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच निकालने के लिए क्या करोगे, त्रिज्या में 6 ऐड कर दोगे, 20 आ जाएगा। बस सॉल्व कर दो यहाँ से।
14 दूनी 28, 28 को 22 से गुना करोगे ये आ जाएगा 3 दूनी 616, और 616 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1232 पर 10 12320, 12320 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 4। 22 को हमने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया 28 से, 22 को मल्टीप्लाई हमने कैसे कर दिया 28 से, ये देखो सेम प्लेस सेम डिजिट है, जबकि सम ऑफ यूनिट डिजिट क्या है 10 है, बोलो है क्या। तो आप इस दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, और जो सेम डिजिट बचा हुआ है उसका सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 है तो 2 का 3 गुना कर दोगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन का ट्रिक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 616, और 616 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1232 आ जाएगा, और 1 0 यहाँ पर लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 25 नंबर का क्या क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि एफ तथा एक वृत्तखंडों द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण का योग कितना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। एफ और ए कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधा है वृत्तखंडों का निर्मित कोण। तो ये 28% है, ये 12% है, मिलके क्या हो जाएगा 40%, और 40% किसका निकालना है 360 का। एकदम आसान सा क्वेश्चन, 144 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 144 डिग्री ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 100% हमेशा क्या होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 36 डिग्री अगर कभी भी लिखोगे ना तो ये 10% के बराबर होगा। अगर 1% निकालना होगा तो ये आपके पास 3.6 डिग्री के बराबर होगा। अगर 5% निकालना होगा तो 10% निकाल के आधा कर दो, यानी 36 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा। और अगर आपको इतना याद है तो कोई भी परसेंटेज आप इसका बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 10% 36, 40% का मतलब 4 गुना, 36 का 4 गुना हमने कर दिया 144। बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 26 नंबर का है। ध्यान से देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन भी एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है। नीचे दिया गया बार चार्ट में 5 विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लड़कियों S1 है, S2 है, S3 है, S4 है और S5 है। बॉयज़ पहला वाला बॉयज़ है और दूसरा वाला हमारे पास क्या है गर्ल्स दिया हुआ है। पहला वाला बॉयज़ है और दूसरा वाला हमारे पास क्या दिया हुआ गर्ल्स का संख्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला यदि S6 में लड़कों की संख्या, यदि S6 में लड़कों की संख्या S1 में लड़कियों की संख्या से 30% अधिक है, तो S1 में लड़कियों की संख्या हमारे पास क्या है 500, और इस 500 से 30% अधिक, तो 5 तिया 15 का मतलब 150 हो जाएगा। क्या लड़कों का संख्या बी में हमारे पास निकल गया क्या बताओ। और S6 का यहाँ पर देख लो दिया हुआ ही नहीं है, तो X6 नहीं दिया हुआ, लेकिन ये S6 के बारे में कुछ बात कर रहा है। तो हमने क्या कहा S1 में अगर 500 है तो 500 का 30% 150 होता है। जैसे ही 150 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 650। बोलो ठीक है। और ये आ चुका हमारे पास अगर 650 S1 में, S6 में बॉयज़ की संख्या। तो फिर क्वेश्चन बोला कि विद्यालय S3 तथा S4 में लड़कियों की संख्या, S3 तथा S4 में गर्ल्स की संख्या, विद्यालय S6 और S1 में लड़कों की संख्या का कितनी प्रतिशत है बताओ। S3 और S4 में लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 1800, 1800 प्लस 400 मिलके क्या हो जाएगा 2200। सही है। S6 में हमारे पास 650 निकल चुका है बॉयज का संख्या, और S1 में दिया हुआ है 1200। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या 1850, 12 6 1850, 12 प्लस 6 मिलकर के 1850। अब यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है, इसका रेस्पेक्ट में इसका परसेंटेज निकालना। निकाल दो रेशियो, निकाल दो यहाँ पर रेशियो। 185 से 220 कितना अधिक है ये बात पता कर लेते हैं। तो 185 से 220 टोटल 35 अधिक है। टोटल कितना अधिक है 35 अधिक है। मतलब 185 खुद होता तो ये 100% होता, लेकिन 185 से भी कुछ अधिक है। ये असल में 185 प्लस 35 हुआ ना। ये बताओ तो 185 प्लस 35 मिलकर के 220 हुआ। अब 185 कितना परसेंट होगा बोलोगे 100% होगा। ठीक है, 35 का परसेंटेज निकाल लेते। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना है। 110 है, 140 है, 124 है, 118 है, तो डिफरेंस क्या है ऑप्शन के बीच में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है। अब बताओ कि 18.5 होता तो 10% होता, 18.5 होता तो क्या होता 10% होता, लेकिन 18.5 का दुगुना होता तो 18 दूनी 36 1 37। क्या ये 20% को रिप्रेजेंट करता क्या बताओ। कितना परसेंट को 20% को। और जब 37 20% को रिप्रेजेंट करेगा तो 35 क्या है 20% से कम को रिप्रेजेंट करेगा, थोड़ा सा कम को रिप्रेजेंट करेगा। और 20% से थोड़ा सा कम यानी 120% से थोड़ा सा कम, कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 118.92%। क्लियर।
तो ये 35 बराबर क्या हो जाएगा 18.92%। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 27 नंबर का क्या कह रहा है। एक घनाभ का आयतन दिया हुआ 4800 सेंटीमीटर क्यूब, इस घनाभ की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल सीधा 20 से आप डिवाइड कर दो, क्यों 20 से डिवाइड कर दो, ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो असल में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। बोलो होगा क्या। हाइट दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, हाइट से आयतन में हाइट दिया हुआ, और ये बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ 4800 के। बताओ सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर पता करना है तो हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर से डायरेक्ट 4800 में डिवाइड कर दोगे तो क्या L इंटू बी बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है 28 नंबर का क्वेश्चन। एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 8 बराबर ठोस गोले में विभाजित किया जाता है। सभी 8 ठोस गोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहां पर देखो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 8 बराबर गोले में पिघलाया जाता है, 8 ठोस गोले में। देखो यहां पर क्या करते हैं, ये बात तो सबको पता है कि ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और 8 गोला में बनाया जा रहा है, 8 गोला में बनाया जा रहा है, 8 बराबर गोला में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8। बोलो होगा कि नहीं होगा। देखो यहां पर हम समझाते हैं, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा 14 गुना 14 गुना 14, और ये बराबर किसके हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के। और ऐसा ऐसा ये कितना गोला है बताओ, 8 गोला है। तो हमारा क्या कहने का मतलब था 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे तो ये देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 8 खत्म हो गया। आर क्यूब बराबर आ गया 7 7 7। क्या आर का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया क्या। और जैसे ही आर का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया है तो क्वेश्चन पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा। तो हम लोग पहले एक गोला, जो छोटा गोला निकला है उसका त्रिज्या पता चल चुका, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और ऐसा ऐसा कितना गोला है बताओ, 8 गोला। मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 से 7 कट गया, 7 चौका 28, 28 गुना 22 करोगे, फिर से देखो ये 616 ही आ गया। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 8 से, 16 अठे 128, 8 छः का 48, क्या 4928 हो जाएगा क्या बताओ। 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 7 चौका 28। देखो तरीका होता है गुना करने का, ऐसा नहीं बिना मतलब का जो मन में आ रहा है जय पता गुना कर दिया, ऐसा नहीं करना। तरीका होता है ना, क्या कर दिए 7 चौका 28, 28 को 22 से गुना किए। अभी हम 28 को 22 से गुना करने के लिए देखो इसी क्वेश्चन में बताए हैं, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो 28 गुना 22 हमारे दिमाग में भी तो होगा ना, 616 होना चाहिए। और 616 को 8 से गुना करते हैं, 16 को 8 से गुना करोगे 128 आएगा, और 600 को 8 से गुना करोगे 4800 आएगा। 4800 में 128 को ऐड करोगे 4928 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 के बाद आ जाओ 29 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सेक ए माइनस कॉस ए के बराबर है। देखो अब इतना आसान आसान क्वेश्चन है। सेक ए, क्या सेक ए को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखो 1/cos ए माइनस कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होने का मतलब है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए होना। अब एक साइन को अलग यूज कर लो, एक साइन को अलग यूज कर लो, साइन ए बटे कॉस ए, और एक साइन को अलग यूज कर लो, तो क्या टेन ए इंटू साइन ए होगा क्या बताओ। 10a इंटू साइन ए, हमने क्या कहा 1/cos ए माइनस क्या हो जाएगा cos ए, तो cos ए को cos ए से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा 10a इंटू साइन ए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 29 के बाद आ जाओ 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन है ए बी सी पी क्यू आर त्रिभुज है, ए बी पी क्यू 6 सेंटीमीटर के बराबर है, बी सी और क्यू आर दोनों 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ए सी बराबर पी आर बराबर 8 है। यदि कोण ए बी सी x डिग्री के बराबर है तो एंगल पी आर क्यू का मान ज्ञात करें। एंगल पी आर क्यू का मान ज्ञात करें। 6 8 10 देखते ही बोल सकते हैं हम लोग ट्रिपलेट है, और जब दोनों का दोनों यहां पर दिख रहा है तो दोनों सर्वांगसम कोण सर्वांगसम त्रिभुज भी होगा। यहां पर याद रखना, देखो ये ABC है, ये क्या है हमारे पास ABC।
और ये हमारे पास है पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है पी क्यू और आर। ध्यान से देखो, ए बी बराबर है पी क्यू के और ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है, बी सी बराबर है क्यू आर के, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। हालांकि हम ऐसे लिख दिए इसको, आपको लग रहा होगा ये राइट एंगल ट्रेंगल है, बट ए सी बराबर पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी का एक्स मान है, ए बी सी का एक्स डिग्री मान है, तो आपको पता करना है पी आर क्यू का मान क्या होगा, पी आर क्यू का मान क्या होगा। देखो क्या एक बात पता है क्या, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 10 के स्क्वायर के। तो इस कंडीशन में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और 6 और 8 के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, बोलोगे 90 डिग्री का। यहाँ भी 6 और 8 के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दिखने से थोड़ा सा हमने इसको बना दिया है राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये दिखने से पे मत जाओ, ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे बन जाएगा, बताओ 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। तो इस दोनों एंगल का जो योगफल होगा वो 90 डिग्री होगा। बोलो होगा क्या, अगर ये x है तो ये 90 माइनस एक्स होगा, यानी पी आर क्यू बराबर क्या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, AC पर B तथा D से बनाए गए लंब का योग 10 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, 24 गुना 10 240 का आधा लिख दोगे, 24 गुना 10 240 का क्या कर दोगे, आधा लिख दोगे, आंसर आ जाएगा 120। कैसे हो गया 120, यहाँ पर समझो कोई भी एक यहाँ पर चतुर्भुज खींचा जा रहा है, ठीक है। एक विकर्ण हमारे पास क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से एक लंब खींचा और यहाँ से एक लंब खींचा, इस दोनों का योगफल हमारे पास पहले ही दे रखा है। तो बताओ ये अगर ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है, तो एक ट्रेंगल हमारे पास हुआ ना। और एक ट्रेंगल के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस की जगह पे क्या लिख दो, एक लंब है हमारे पास खींचा हुआ जो कि है ये ए सी हमारे पास विकर्ण खींचा हुआ जो हमारे पास क्या है 24, और इस पर एक लंब खींचा हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, ओके। और इसी तरह से हाफ इंटू क्या लिख सकते हैं, उसका भी बेस इंटू हाइट, और इसका बेस इंटू हाइट हम लोग मान लेते हैं वाई, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। अब हाफ इंटू 24 क्या हो जाएगा, बताओ, कॉमन आ जाएगा, हाफ इंटू 24 कॉमन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक्स प्लस वाई से, एक्स प्लस वाई से। तो एक्स और वाई को अगर ऐड कर देते हो तो हमारे पास ये डायरेक्ट पहले से ही दिया हुआ कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। अब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बताओ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। क्लियर है बात, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए तथा बी का मासिक आय का रेशियो दिया हुआ 4:5, ए तथा बी के मासिक बचत का रेशियो दिया हुआ 14:19। यदि ए तथा बी प्रत्येक मासिक व्यय 1200 रुपया करते हैं तो ए तथा बी का मासिक आय के बीच कितना का डिफरेंस होगा। ये देखो इसका इनकम दिया हुआ, ए तथा बी के इनकम का रेशियो हमारे पास दिया हुआ 4:5, ठीक है। इसका मासिक बचत का रेशियो दिया हुआ 14:19, ओके। और इसका जो एक्सपेंस दिया हुआ है ये बोला 1200 रुपया ये भी खर्च करते हैं और ये भी 1200 रुपया खर्च करते हैं। लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इनकम का अंतर क्या हो जाएगा, बोलोगे 1 यूनिट हो जाएगा अंतर। लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, 19 चौका 76, 14 पंचे 70, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 6 का। 19 को 1200 में से 14 को 1200 को घटाओगे तो 5 को 1200 आ जाएगा, बोलो आएगा क्या। 19 को 1200 में से 14 को 1200 को घटाओगे तो 5 को 1200 आ जाएगा। अब 6 यूनिट बराबर हो जाएगा, 6 यूनिट बराबर हो जाएगा, देखो 6 यूनिट बराबर 12 पंचे 60, यानी 1 यूनिट बराबर 1000 के आएगा। और यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था, इसके इनकम का अंतर कितना आएगा। बताओ क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, बताओ। 6 यूनिट बराबर 12 पंचे 60, या 6 से काटोगे 200 आएगा, तो 1 यूनिट बराबर 5 गुना 200 1000 आ जाएगा। और 1000 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन देखो।
33 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर x प्लस 1/x, अगर ये बात आपको पता है √3 के बराबर हो तो इस कंडीशन में x पर पावर 6 हमेशा -1 के बराबर होता है। अगर x प्लस 1/x अगर -√3 के भी बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में भी x पर पावर 6 बराबर क्या हो जाता है, -1 के बराबर हो जाता है। ये एक स्पेशल केस है, आप इस क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरे तरीका से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा सब लोग। खाली क्या हम लोग अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो क्या हम लोग बोलेंगे x प्लस 1/x बराबर √3 के, क्या बोलेंगे, √3 के। और x पर पावर 6 प्लस 1/x पर, x पर पावर -6 है ना, तो असल में ये क्या है बताओ, x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6। अब जैसे ही x प्लस 1/x बराबर √3 के है तो x पर पावर 6 हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। ये भी -1 दोनों मिल करके आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका -2, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4। आप इस क्वेश्चन को दूसरे भी तरीका से बना सकते हैं, आप इसका स्क्वायर कर लें, x स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखें। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और ये दो बराबर के उस तरफ जाएगा तो इसका क्या मतलब है, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा ना जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बराबर के उस तरफ अगर चला जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। अब क्वेश्चन पूछा है x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 किसके होगा, तो a प्लस बी बराबर ये दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा। तो इतना तो बात अब आपको पता ही होगा कि a क्यूब -3 इंटू ये हो जाएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1 हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर अगर k दिया हुआ है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हम लोग साबित कर चुके हैं, पहले भी हमने इस पर बहुत सारा क्लास लिया है। तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 हो जाएगा, क्या बताओ, -2 ही हो गया क्या। तो आप दूसरे भी तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो। 34 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड। सरलीकृत मान निकालना है। ऑप्शन है एक्स जेड वाई, इसका मतलब ऑप्शन में एक्स भी है, वाई भी है, जेड है, तो एक्स वाई जेड का सबका अलग अलग वैल्यू ले लो। जैसे हम लोग एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 0, वाई का वैल्यू ले लेते हैं, -1, वाई का वैल्यू क्या ले लेते हैं, -1 या 2 ले लो, वाई का वैल्यू आप 2 ले लो, ठीक है। और z का वैल्यू ले लो -1, ठीक है, ये तो ले सकते हैं ना, सॉल्व कर दो, या 3 ही ले लो, क्या जाता है अपना, 3 ही ले लो। जब हम 1 का वैल्यू 0 ले चुके हैं तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू 0 आ गया, 0 आ गया, बताओ 0 आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू। सॉल्व करो अब यहाँ से, y प्लस जेड 3 प्लस 2 मिलके आ गया 6, y इंटू जेड ये हमारे पास 3 दूनी क्या आ गया, 3 प्लस 2 मिल करके तो 5 आ जाएगा ना, 3 प्लस 2 मिल करके 5, 3 दूनी 6, ये तो हमारे पास 0 ही हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा देखो, y का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 गुना y प्लस जेड 3 2 5 और गुना z का वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो ऊपर में 30 आया और नीचे में 5 दिया 15 दूनी 30 आया। क्या 30 से 30 काट करके आंसर हमारे पास 1 आ गया क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ, 1 सेकंड का भी आंसर नहीं है। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल करके ऊपर में 1 हो जाएगा, बोलो होगा क्या। नीचे में साइन इंटू कॉस हो जाएगा और जैसे ही साइन उल्टेगा तो ये कॉस 1 बन जाएगा और कॉस उल्टेगा, कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये सेक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 35 के बाद आ जाओ 36 नंबर का क्वेश्चन देखो। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज की भुजा है, यदि जेड सबसे लंबी भुजा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर बड़ा हो जेड स्क्वायर से, तो यह कौन सा ट्रायंगल होगा। एकदम फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका त्रिभुज का। आपको पता होना चाहिए कि दो भुजा है, दो छोटी भुजा अगर एक्स वाई है और सबसे बड़ी भुजा अगर जेड है। ध्यान से समझना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस दोनों का योगफल जेड स्क्वायर से बड़ा हो जाए तो यह हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है बताओ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। बट अगर एक्स स्क्वायर प्लस दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बड़ी भुजा के
स्क्वायर के बराबर, तो ये हमारे साथ किसके बराबर हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर हो जाता है, समकोण त्रिभुज के बराबर। जबकि अगर दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर मिल करके बड़ी भुजा के स्क्वायर से छोटा है, बड़ी भुजा के स्क्वायर से क्या है, ये छोटा है, तो इस कंडीशन में ये हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है। कौन सा एंगल बन जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है, यानी अधिक कोण त्रिभुज बन जाता है। अब बताओ कि ये कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया, क्या आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी लिख करके आगे बढ़ेंगे, क्या बताओ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 6 है, a इंटू बी बराबर 5 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। क्या हम लोग इसको 3 2 a इंटू बी बराबर 5 है, a इंटू बी बराबर a प्लस बी बराबर क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये तो आप कर सकते a इंटू बी बराबर 5 अगर है तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, बताओ। तो 5 1 6 और 5 इकाई 5, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना, बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया। a क्यूब 25 125 और 1 का क्यूब 1, 125 प्लस 1 मिलके आंसर क्या आ जाएगा, 126। a प्लस बी बराबर 6 है, 5 1 6 और a इंटू बी बराबर 5 है, तो 5 इकाई 5। क्वेश्चन पूछा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद है जो 38 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। मेंस का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए ना। अब यहाँ पर देखो क्या सब दिया हुआ, नीचे दिए गए बाहर ग्राफ में दुकानदार 7 वस्तुओं पर दिए गए छूट प्रतिशत को दर्शाता है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 तथा A7 के विक्रय मूल्य 420 600 816 825 425 800 और 840 है। ये क्या दे दिया है, सेलिंग प्राइस। बोला 8 सातों वस्तु का अंकित मूल्य का योग ज्ञात करे। अरे तो अंकित मूल्य से छूट देता है तब न सेलिंग प्राइस आता है जी, बताओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर ये 30% है, ध्यान से देखना। 30% छूट देने का मतलब है अगर इसका अंकित मूल्य 10 होगा तो 10 से 3 छूट देकर के ये कितना में बेच रहा होगा, 7 में। 25% अगर है तो 25% 4 अगर इसका अंकित मूल्य होगा तो 4 से 1 छूट दे करके ये हमारे पास सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, 3 होगा। 32% है, 32% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 8/25 होता है। क्या होता है, 8/25। हम बोलेंगे अगर इसका 25 होता है सेलिंग, 25 होता है मार्क प्राइस, तो 8 छूट दे दो, ये 17 इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। 45% का फ्रैक्शनल वैल्यू 9/20 होता है। हम लोग बोलेंगे 20 अगर इसका मार्क प्राइस होगा, 20 में से 9 घटा दोगे, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 15% का मतलब होता है कि 20 अगर इसका मार्क प्राइस होगा तो 17 इसका क्या हो जाएगा, 3 छूट दे करके। ये देखो फ्रैक्शनल वैल्यू पे निर्भर करता है कितना स्पीड में आप कर सकते हो। बात आ रहा समझ में। 20% का मतलब क्या होता है, 5 रुपया का वस्तु है, 1 रुपया छूट में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 4 है। और 40% का मतलब होता है 5 का वस्तु है, 2 का छूट दे करके बेच रहा है, तो ये 3 के बराबर है। दिया हुआ क्या है, विक्रय मूल्य। निकालना क्या है, अंकित मूल्य। देखो ध्यान से, कुछ करने का जरूरत नहीं है। A1 का अंकित विक्रय मूल्य क्या है, 720। हम बोलेंगे 420, 7 यूनिट बराबर 420, 7 यूनिट बराबर 420, तो 7 छाके 42, 10 छाके 60, 600। 7 छाके 42 60, तो 10 छाके 60। फिर देखो इसका विक्रय मूल्य क्या है, 3 यूनिट बराबर 600, 3 दूनी 600, 4 दूनी 800, ठीक है। प्लस 17 यूनिट बराबर 816, 17 यूनिट बराबर 816, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 17 अठे 136, 17 चौका 68, 17 चौका 68, बच गया हमारे पास 13 और 17 अठे 136, 48 आया। और इस 48 को 25 से गुना करना है। 48 को 25 से कैसे गुना करते हैं, 100 से गुना करके 1/4 कर देते हैं। 48 गुना 100 का 1/4 क्या आ जाएगा, बताओ, 1200। क्या आ जाएगा, 1200, ठीक है। फिर देखो यहां पर 11 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 11 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा इस बार 825 को। 11 सते 77 और 11 पचे 55, क्या आ गया, 75। और 75 को अब 20 से गुना कर दो, अंकित मूल्य निकल जाएगा। 75 गुना 20 हो जाएगा 1500, 75 दूनी 150 हो जाता है। फिर यहाँ आ जाओ, 4 का निकल चुका, देख लो। 17 यूनिट बराबर हो जाएगा 425 के, बोलेंगे 17 दूनी 34, 17 पचे 85, यानी 25 यूनिट के बराबर। तो 20 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 20 को कर दो 25 से गुना, ये 500 आ जाएगा। प्लस 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 800 को, 4 दूनी 800, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 1000, मतलब 1000 हो जाएगा। प्लस
3 यूनिट बराबर आ जाएगा 28 तिया 84 होता है, यानी 280 गुना है, 280 गुना है, और 280 को अगर 5 से गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1400। 280 को भी 5 से कैसे गुना कर रहे हैं, 10 से गुना करके आधा कर दे रहे हैं। 280 गुना 5, 280 गुना 10 का आधा, क्या आ जाएगा 1400। ऐड कर दो, 8 6 14, 14 दूनी 28, 28 और 12 मिलके 4000, 15 5 20, 2000, 4 2 6000 प्लस 1000 मिलके आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 7000। ऑप्शन नंबर सी 7000, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 के बाद आ जाओ 39 नंबर का क्वेश्चन। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर 30 है, तो 3 गुना साइन स्क्वायर 30 का मतलब हो जाएगा 1/4। साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस 3/5 है, और कॉस स्क्वायर 60 है। कॉस 60 का वैल्यू वही होता है जो साइन 30 का होता है, यानी 1/2 का स्क्वायर करोगे 1 क्या आ जाएगा 4, माइनस 2 इंटू सेक 45 का वैल्यू, सेक 45 का वैल्यू √2 होता है, स्क्वायर करोगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आ गया है 5 चौका 20, ये आ गया है 4, यहाँ पर नीचे में लिख दो 20, 5 तिया 15, और 15 में से 3 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 17, 15 में से 3 को माइनस कर दोगे तो 12 आ जाएगा ना। 5 तिया 15, 15 में से 3 को माइनस कर दोगे 12, 12/20 माइनस के आ गया है 4। मतलब इसको भी लिख सकते हैं 3 चौका 12, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, और 3/5 में से 4 को माइनस करेंगे, नीचे में 5 आ जाएगा, 5 चौका 20, 3 में से घटाओगे तो -17 आ जाएगा, -17 आ जाएगा। कुछ गलती कर दिए क्या? एक सेकंड रुक जाओ। ये हमारे पास 3 है, 3 गुना क्या है 1/4 की, साइन स्क्वायर 30 है, 3/5 है, 3/5 है, और ये इसको भी गुना कर दोगे 1/4 से, माइनस 2 गुना ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो सेक 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सबको सॉल्व करते हैं। तो लो नीचे में 20 लिख देते हैं, 4 पंचे 20, तो 5 तिया 15 हो गया, 20 है तो ये 3 हो गया, प्लस करना था है ना, वहाँ पे माइनस कर रहे थे हम लोग। तो 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा नीचे में, तो 20 है तो 20 चौका 80 आ जाएगा। ठीक है। तो 15 3 18, 18 अगर घटा दोगे तो ये माइनस क्या आ जाएगा, 18 घटा दोगे तो -62, -62/20, यानी आंसर हमारे पास आ जाएगा -31/10, -31/10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 39 के बाद आ जाओ 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो 2916 का स्क्वायर रूट 54 हो जाता है ना। बस यहाँ पर दशमलव का खेल है, तो 54 हो जाता है। तो ये देखो 29.54 के लिए क्या लिखोगे 5.4, बोलो लिखोगे क्या? ये 116 64 बड़ा जाना पहचाना सा नंबर है। 108 का अगर स्क्वायर करोगे तो हम लोग कैसे करते हैं, 108 का स्क्वायर 108, 8 16 और 8 का स्क्वायर 64, 4 डिजिट पहले दशमलव है तो 2 डिजिट पहले दशमलव आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1.08 प्लस ये देखो 4 डिजिट पहले दशमलव स्क्वायर रूट में है तो बाहर में आएगा 2 डिजिट पहले दशमलव, यही आ जाएगा। ठीक है। और 2 डिजिट पहले दशमलव है तो ये 1 डिजिट पहले दशमलव बाहर आएगा 10.8 आएगा, प्लस ये 36 है, 4 डिजिट पहले दशमलव है तो 0.03 आ जाएगा, और ये 0.6 आ जाएगा, 0.06 आएगा ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा 0.6। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, थोड़ा दशमलव को मिला लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा दशमलव को क्या करते हैं मिला लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, दशमलव हट करके ये आ जाएगा 108 पंचे 540, तो ये आ गया 5, प्लस दशमलव को हटा दो तो ये आ गया 1/20, ये आ गया आपका 1/20, और प्लस ये आ गया 6 × 60, यानी 1/10। सही है। तो नीचे में तो हमारे पास क्या रह जाएगा, नीचे में तो हमारे पास ये 20 रह जाएगा। ठीक है। 20 पंचे 100, 101 और 2 मिल करके ये हमारे पास आ जाएगा 103/20, ऑप्शन नंबर बी। 103/20 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया है बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 141 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ, 41 नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखो रॉन्ग था, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग था। क्या रॉन्ग था भाई, इंग्लिश में अलग चीज़ दिया हुआ और हिंदी में अलग चीज़ दिया हुआ। इंग्लिश के हिसाब से आंसर आपका सही है, बट हिंदी के हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, इफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, रिवर्स मतलब इसको उल्टा कर दिया जाता है, देन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर।
इंग्लिश के अनुसार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई भी 2 डिजिट की संख्या ए बी लिखा हुआ है और इसको उल्टा करके घटा दिया जाता है, ये 36 कम हो जाता है। क्या आपको पता है क्या कि अगर 2 डिजिट की संख्या में से उल्टा करके अगर इसको घटाया जाएगा तो ये हो जाता है 9 इंटू ए माइनस बी। अगर आपको कहा जाए जोड़ने के लिए तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जोड़ने के लिए ये हमारे पास हो जाता है 11 इंटू ए प्लस बी। बोलो ठीक है, इतना बात आपको याद रहना ही चाहिए। अब इसका बेसिक में समझोगे तो 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए है, तो 10a में से a घटेगा तो 9a आएगा और b में से 10b घटेगा तो माइनस 9b आएगा। 9 कॉमन लेकर के a माइनस b करेंगे और ये बराबर हमारे पास दिया हुआ 36 के, ये बराबर क्या दिया हुआ 36 के, तो 9 चौका 36 हो गया। इसका मतलब इस दोनों का जो डिफरेंस आ गया है वो क्या आ गया है, 4 आ गया है। तो एक ऑप्शन हमारे पास, एक कथन है द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4, द वैल्यू ऑफ नंबर कैन बी 84। ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्यों, दोनों का डिफरेंस तो है ही। और ऐसा सा बहुत सारा संख्या बनेगा, ऐसा सा बहुत सारा संख्या बनेगा। जैसे 95 से 59 को माइनस करोगे तो देखो दोनों का डिफरेंस है, 59 को माइनस करोगे तो इसका भी अंतर क्या आएगा, 36 आएगा। फिर देखो 84 को 48 घटा दोगे तो ये भी हमारे पास 36 ही आएगा। फिर इसी तरह से 73 में से 37 घटा दोगे तो ये भी हमारे पास 36 ही आएगा। और इसी तरह से 62 में से 26 को माइनस कर दोगे तो ये भी 36 ही आएगा। और 51 में से 15 को माइनस कर दोगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसमें से इंग्लिश के अनुसार 95, 84, 73, 62 और 51 ये सारा हो सकता है। और इसमें से दूसरा कथन बोला द वैल्यू ऑफ नंबर कैन बी 84, बोलोगे हाँ, दूसरा भी हो सकता है। तीसरा, नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, ऐसा कहाँ हो सकता है बताओ। क्या ये देखो, ये तो कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है क्या, 73 कंपोजिट नंबर है क्या, नहीं, बोलोगे ये तो सर प्राइम नंबर दिख रहा है। तो इसका मतलब तीसरा क्या हो गया, रॉन्ग। इंग्लिश के अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही है, तो हम लोग बोलेंगे 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। बट हिंदी में अगर आप आओगे तो हिंदी में बोला क्या कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, अंकों का योग क्या है, 10 है। तो इस कंडीशन में a माइनस बी बराबर 4 तो आएगा, a माइनस बी बराबर हमारे पास 4 तो आएगा, a माइनस बी बराबर 4 तो आएगा। बट a प्लस बी हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इससे सर्टेन नंबर का पता चल जाता है और वो सर्टेन नंबर देखो कौन सा हो जाएगा, ये सर्टेन नंबर हो जाएगा 73। क्या हो जाएगा बताओ, 73। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर बोलेगा कि द वैल्यू ऑफ नंबर कैन बी 84, बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि सर्टेन नंबर हमें पता चल चुका है 73। जब a माइनस बी बराबर 4 आया और a प्लस बी बराबर 10 आया हुआ है तो सर्टेन नंबर हमारे पास क्या आ जाता है, 73 आ जाता है। बोलो आता है क्या, 73 में से अगर घटाएंगे तो ये देखो 36 भी आ रहा है, डिफरेंस 4 है, दोनों का योगफल यहाँ पर 10 है और कोई नहीं है ना। तो एक सर्टेन नंबर हमें मिल जाता है, तो 84 नहीं हो सकता है। नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर, तो 73 तो खुद एक कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है, तो दूसरा तीसरा दोनों नहीं हो सकता। सिर्फ इसका आंसर क्या होता, अगर हिंदी के अनुसार हम लोग देखते, अगर हम लोग हिंदी के अनुसार देखते तो इसका आंसर क्या होता, ओनली 1, ओनली क्या हो जाता, 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, a और b इस दोनों का योगफल अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, 90 माइनस बी के बराबर हो जाता है। बोलो होता है क्या। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन a बराबर हमेशा किसके हो जाता है, कॉस b के बराबर। किस कंडीशन में, जब a प्लस बी बराबर हो जाता है 90 डिग्री के, a प्लस बी बराबर किसके हो जाता है, 90 डिग्री के। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कॉसेक a ये बराबर हो जाएगा किसके, सेक b के। बोल सकते हैं क्या। और इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं टेन ए ये बराबर हो जाएगा किसके, कॉट बी के। किस कंडीशन में, जब ए और बी का योगफल हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के। यहीं से बहुत सारा चीज निकल करके सामने आता है। यहाँ देखो साइन ए बराबर है कॉस बी के, साइन ए बराबर है कॉस बी के। तो अगर ए प्लस बी बराबर देखोगे तो क्या कॉस बी को हम लोग 1 बाई सेक बी बोल सकते हैं क्या, बताओ। और 1 बाई सेक बी अगर बोल सकते हैं तो साइन ए इंटू सेक बी ये दोनों बराबर किसके हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब ए प्लस बी का योगफल हमारे पास 90 डिग्री हो। इसी तरह से सेक बी को हम लोग कॉस बी बोल सकते हैं। यानी हम लोग यहां से एक बात और सामने ला सकते हैं कि कॉसेक ए को अगर कॉस बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी 1 के बराबर हो जाता है। किस कंडीशन में, जब ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का योगफल हमारे पास 90 डिग्री को। और इसी तरह से इसको 10b बोलेंगे, 10b 1 बाई 10b, 10b को इस तरफ लेके आ जाओ तो हम लोग बोल सकते हैं 10a
इंटू 10b ये बराबर किसके हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, ये बराबर इसके हो जाता है 1 के, किस कंडीशन में, जब a प्लस बी का योगफल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो। तो बहुत सारा चीज इससे सामने निकल करके आता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या cos 50 sin 40 के बराबर हो जाएगा क्या, a प्लस बी देखो 90 डिग्री के बराबर है, कट करके क्या बन गया 1 प्लस देखो 80 10 90, 80 10 90 सेक ए बराबर कॉसेक बी के हो जाएगा। देखो सेक ए बराबर किसके, सेक बी बराबर कॉसेक ए के, या कॉसेक बी बराबर सेक ए के हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास आ गया है 3 माइनस 2 इंटू कॉस 50 कॉसेक 40, अभी हमने बताया था कॉस बी इंटू कॉसेक ए, इस दोनों का योगफल हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो बताओ इस दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, यानी -2 करते हैं, 3 प्लस 1 मिलके 4, 4 में से 2 को माइनस करते हैं, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 42 के बाद देख लो 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास √3 10a है, √3 10a है। बताओ साइन थीटा बटे क्या लिखते हैं हम लोग इसको, कॉस थीटा, और ये बराबर है 3 साइन थीटा के। तो ये साइन थीटा कट जाएगा, बोलो कटेगा क्या, तो कॉस थीटा बराबर √3 से इसको भी आप काट दो √3, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया है वो हमारे पास आ गया है 1/√3। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1/√3। क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, बताओ। और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास दिया हुआ, तो क्या 1 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते, बोलो ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारे पास पहले से मौजूद है और कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3 है, स्क्वायर करोगे तो 1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3, 1 में से 2/3 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1/3। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 के बाद आ जाओ 44 नंबर का क्वेश्चन। देखो एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इस प्रिज्म का आयतन 648 दिया हुआ, प्रिज्म की ऊंचाई क्या है बताओ। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये प्रिज्म का आयतन हो जाता है। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, अगर हाइट से डिवाइड कर दोगे तो एरिया ऑफ बेस निकलेगा, और एरिया ऑफ बेस से आयतन में डिवाइड कर दोगे, एरिया ऑफ बेस से क्या आपको पता है क्या, इसका जो होता है आयतन वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू क्या हो जाता है हाइट, ये बराबर किसके हो जाता है, वॉल्यूम के बराबर। तो 9 12 15 का, चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट बनाता है, ये 9 है 12 है 15 है, तो हम लोग इसका एरिया क्या बोलेंगे, हाफ इंटू 9 इंटू 12, बोलिए बोलेंगे क्या। तो 2 छाके 12, 9 छाके क्या हो जाएगा, ये 54, 54 को h से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाना चाहिए 648, काट दो थोड़ा सा, 54 से देखो ये कितना बार में कट जाएगा, 54 इकाई 54, 54 दूनी 108, हाइट बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। हाइट बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया है बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 45 नंबर का क्या कह रहा है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य है 2560 रुपया, ठीक है। यह हीरा 5:9 में टूट जाता है, तो इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए जब प्रतिशत की हानि हुई है तो इस 2560 से अपने को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, 14 ग्राम का एक हीरा है, इसको 2 पार्ट में तोड़ा है, 5:9 में तोड़ा है, तो 5 + 9 मिलके 14 यूनिट 14 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 5 यूनिट 5 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, और 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 14 ग्राम है ही। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144 ग्राम स्क्वायर, बोलो होगा क्या। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25 ग्राम स्क्वायर, ये होगा 9 में 81 ग्राम स्क्वायर, ऐड करने पे ये आ जाएगा 106 ग्राम स्क्वायर। तो आप बोलोगे कितनी की कमी हुई, तो कितनी की कमी हुई भाई, सॉरी 144 नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये 196 ग्राम स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है ना 144, 196 ग्राम स्क्वायर, और ये आ गया 106 ग्राम स्क्वायर। तो हम बोलेंगे 90 की कमी हो गई है 196 में, 90 की कमी हो गई है 196 में। सोचो थोड़ा सा काट दो इसको, क्या ये 45 हो जाएगा क्या, क्या इसको काटोगे 2 8 16, सॉरी 2 9 18 और 2 8 16, 98 में 45 है, 98 में क्या है 45 है। तो बताओ क्या 100 में 45 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला होगा क्या, आंसर बताओ। 98 के रेस्पेक्ट में 45,
98 के रेस्पेक्ट में 45, तो 100 में कितना होगा? 45 से थोड़ा सा जो ज़्यादा वाला होगा वही आंसर होगा, और 45 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला ये सब नहीं है, सब बड़ा बड़ा है, दूर दूर है। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 के बाद आ जाओ 46 नंबर का क्वेश्चन। देखो 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिया गया पाई चार्ट 6 विभाग में पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। किसी विशिष्ट विभाग में पुरुषों की संख्या को सभी 6 विभागों में पुरुषों की कुल संख्या के संदर्भ में अंश के रूप में ऊपर दर्शाया गया है। विभाग एस में पुरुषों की संख्या 1080 है। विभाग एस में, विभाग एस है 54 डिग्री के बराबर, और ये 54 डिग्री बराबर क्या है? 1080 के, 1080 के, और दिखने से भी लग रहा है ये 20 गुना है। बोलो है क्या? क्वेश्चन बोला है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे प्लस के। जे क्या है भाई? तो जे है टी प्लस पी में पुरुषों की कुल संख्या, और पी तथा क्यू में पुरुषों की संख्या के मध्य का अंतर। और अब इस दोनों का क्या है बोल रहा है? योगफल पूछ रहा है। तो टी तथा पी में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? तो टी कहाँ गया? टी तथा पी, तो हम बोलेंगे 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। ओके। और P तथा Q में पुरुषों का अंतर है। P तथा Q में पुरुषों का अंतर है, क्या बोलेंगे? 60 डिग्री। कितना डिग्री बोलेंगे? 60 डिग्री। अब बोला क्या कि J प्लस के बराबर क्या होगा? तो 120 प्लस 60 मिलके ये 180 डिग्री के बराबर होगा। हमें पता है कि 54 डिग्री 1080 के बराबर है, तो 1 डिग्री 20 के बराबर होगा। तो 180 डिग्री क्या 3600 के बराबर होगा? बताओ। 3600 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 के बाद आ जाओ 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर का क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है, ठीक है, हेक्सागोन है। षटभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो। एकदम आसान। षटभुज का यहां पर देखो, ये है ए बी सी डी ई एफ। अब ए बी सी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यह है 36 सेंटीमीटर, यह है 36 सेंटीमीटर। षटभुज का एक आंतरिक कोण किसके बराबर होगा? तो एक आंतरिक कोण हमेशा 120 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बताओ? 120 डिग्री के। ये बात आपको पता होना चाहिए। बाह्य कोण निकाल लो पहले। बाह्य कोण अगर निकालोगे तो कैसे बाह्य कोण निकालोगे? 360 बटे क्या लिख दोगे? एन। ये हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। तो जब ये 60 डिग्री के बराबर हो गया तो 180 में से 60 घटाने पे एक अंतः कोण किसके बराबर आ जाएगा? 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और जैसे ही 120 डिग्री के बराबर आ गया तो एक ट्रायंगल में, हमेशा याद रखना, एक ट्रायंगल में अगर ये कोई भी थीटा दिया हुआ और ये ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ, तो इसका क्षेत्रफल हमेशा क्या हो जाता है? हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा के। ठीक है, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू ए इंटू बी, यानी 36 गुना 36 गुना क्या हो जाएगा? साइन 120। क्या हो जाएगा? गुना साइन 120। अब साइन 120 बराबर क्या हम लोग इसको साइन 90 प्लस 30 बोल सकते हैं क्या? बताओ। साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस 30 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? कॉस 30 के बराबर। और कॉस 30 के बराबर जब हो गया है तो कॉस 30 का जो वैल्यू आता है वो आता है √3/2। तो यहाँ पर आ गया है देखो 1/2 इंटू 36 इंटू 36 इंटू √3/2। बोलो ठीक है। अब ये 4 में हो गया है 36, और 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 छाके 54, ये हमारे पास आ जाएगा 324। 324 √3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 छाके 54, 9 तिया 27, 27 और 5 मिलके क्या आ जाएगा? 32, यानी 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का क्या कह रहा है? 47 नंबर का है वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, जबकि बी को 24% के लॉस पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तु का कुल विक्रय मूल्य 48,640 हो तो ए तथा बी के क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो 28% प्रॉफिट पर बेचा गया है, विक्रय मूल्य समान है, 128% किसका? ए का, और 24% का मतलब है 76% किसका? बी का। तो ए का रेशियो बी के साथ क्या हो जाएगा? 76 इस तरफ आएगा, 128 इस तरफ आ जाएगा, 19 चौका 76, 32 चौका 128, रेशियो क्या आएगा? 19/32। और 19/32 किसका रेशियो आया है? कॉस्ट प्राइस का। अब ऑप्शन देख करके क्या 1 सेकंड में नहीं बोला जा सकता 19,000 और 32,000 आंसर होगा?
उसका सेलिंग प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 19,000 और 32,000 का ही रेशियो तो 19:32 है ना, कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारे पास निकल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 49 नंबर का है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है और इसको समझने का कोशिश करना सब लोग। इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, बट आप एक बार अगर टाइम लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, S1 दिया हुआ 2, 9, 16 और इस तरह से यहाँ देखो 7 का वृद्धि हो रहा है। और दूसरा सीरीज दिया हुआ 7 4 11, 11 4 15, सब में 4 जुटता चला जाएगा, 743 तक दिया हुआ। क्वेश्चन बोला है S1 तथा S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योगफल ज्ञात करें। सबसे पहला उभयनिष्ठ योगफल आपको पता करना पड़ेगा, सबसे पहला का आपको योगफल पता करना पड़ेगा, सबसे पहला उभयनिष्ठ। तो हम लोग इसको लिखते हैं, ये देखो 2 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ, 16, 16 के बाद क्या हो जाएगा 16 7 23, 23 के बाद हो जाएगा 30, 30 के बाद क्या हो जाएगा 30 के बाद हो जाएगा 37, 37 के बाद क्या हो जाएगा 44 और इसी तरह से आगे। इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया है आगे, आगे और भी चेक कर लेंगे बाद में। ये 7 4 11, 11 4 15, 15 में 4 जोड़ोगे 19 आ जाएगा, 19 में 4 जोड़ोगे 23 आ जाएगा, 23 में 4 जोड़ोगे 27 आ जाएगा। अब गौर करो, ये 23 कॉमन आ गया, क्या आ गया कॉमन। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि अगला टर्म कैसे पता चलेगा। अगला टर्म ऐसे पता चलेगा, इसका डिफरेंस कितना है, इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 7 का, और इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 4 का। इसका डिफरेंस 4 का है और ऊपर वाले का सीरीज का डिफरेंस क्या है 7 का है। तो इस दोनों का आप एलसीएम ले लो, इस दोनों का आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28। यानी जो अगला टर्म आने वाला है वो हम बता देते हैं, कॉमन टर्म जो आने वाला है वो हमारे पास 23 है और 23 के जस्ट बाद 28 आ जाएगा 51, 51 के जस्ट बाद 8 1 9 5 2 7 79 आ जाएगा। मतलब ये 28 का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, 28 का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। बात मेरा आ रहा समझ में, कैसे करके हम लोग निकाले, थोड़ा सा और हम आपको बना ही देते हैं। देखो 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 44 में 7 जोड़ोगे तो 7 4 11 क्या 51 आ गया, क्या देखो 27 में 4 जोड़ोगे तो 7 4 11 31 आ गया, 31 में जोड़ोगे 35 आ जाएगा, 35 में जोड़ोगे 4 39 आ जाएगा, 39 में 4 जोड़ोगे ये 43 आ जाएगा, 43 में 4 जोड़ोगे 47 आ जाएगा और 47 में 4 जोड़ोगे 51 आ जाएगा। देखो अगला उभयनिष्ठ हमारे पास क्या हो गया है टर्म 51। तो हमें क्या दिख रहा है 23 के जस्ट बाद 51 आ रहा है, 28 ज़्यादा, और 51 के जस्ट बाद 79 आ रहा है। और इस तरह से कॉमन टर्म तो सबसे छोटा वाला से छोटा वाला ही होगा ना, सबसे छोटा वाला से छोटा वाला ही होगा। और 28 का अगर डिफरेंस है 23 के बाद, किसके बाद है 23 के बाद, तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना हो सकता है। क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, एकदम प्यार से समझो, प्यार से समझो, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ये असल में क्या हो जाएगा बताओ 23 + 28x, बोल सकते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा 23 + 28x। 28 का 1 गुना करोगे 28 जोड़ोगे तो क्या बनाएगा, 28 का 2 गुना 56 जोड़ोगे तो फिर अगला टर्म आ जाएगा 79। 28 का फिर 3 गुना करोगे 23 जोड़ोगे तो अगला टर्म आ जाएगा। 28 का 4 गुना करोगे 23 जोड़ोगे तो अगला टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से 28x प्लस क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको 23 बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि 28 इसमें है कितना। 28 632 में कितना है भाई, तो 632 में हम लोग आराम से डिवाइड कर देते हैं इसको 28 से, तो ये आ जाता 28 दूनी 56, ये हमारे पास हो गया है 4 3 7, 28 तिया 84, 28 दूनी 56। तो टोटल टर्म हमारे पास कितना आ जाएगा 22 गो टर्म आ जाएगा। टोटल टर्म हमारे पास 28 कितना बार आ जाएगा बोलोगे, टोटल टर्म हमारे पास 22 गो आ जाएगा। टोटल टर्म हमारे पास कितना आ जाएगा 22 गो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास 23 है, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास 23 है और फर्स्ट टर्म के बाद 28 का 22वां टर्म, 28 का 22वां टर्म, 28 को 22 से गुना कर दो, x की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 22, x की जगह पे क्या लिख लेते हैं 22। देख लेते हैं 632 से ज़्यादा आ रहा है या 632 से कम आ रहा है। ठीक है, हालांकि 72 में से 56 को घटाओगे तो ये 12 आ जाएगा, हमें लगता है ज़्यादा आ जाएगा। अगर ज़्यादा आ जाएगा ना तो x की जगह पे हम लोग क्या करते हैं 22 ना रख करके हम लोग 21 रख लेंगे। x की जगह पे क्या रख लेंगे बताओ 21, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 22 हो जाएगा।
23 तो पहला टर्म है ही, और 28 का 21वां मल्टीपल, तो टोटल टर्म की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, हम चेक कर लेते। देखो तो ये हमारे पास 23 आ गया, और 28 को 21 से गुना करोगे, 28 दूनी 56, 560 प्लस 28 मिल करके 560 प्लस 28 मिल करके 560 प्लस 28 मिल करके ये हमारे पास 588 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब हमारे पास पहला टर्म क्या आ चुका है, 23। दूसरा टर्म क्या होगा, 51 ज़्यादा 28 ज़्यादा 51, फिर 28 ज़्यादा 79। तो ये 21वां टर्म है, 21वां है, तो ये पहला टर्म के बाद 22वां जो टर्म आने वाला है, 22वां जो टर्म आने वाला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 588 प्लस 23, 8 3 11, 8 2 10 1 11, क्या ये हमारे पास 611 हो जाएगा क्या। और ऐसा ऐसा बीच में क्या है, बहुत सारा टर्म है, बोलो है ना। अब इसका हमको निकालना है योगफल। क्या निकालना है, योगफल। और अभी हमने बताया था, अभी हमने बताया था कि टोटल बराबर क्या हो जाता है, टोटल बराबर हो जाता है, सम बराबर क्या हो जाता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म के। और एवरेज अगर निकालना है, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर देते हैं। तो 23 में 611 को ऐड करोगे, 23 1 24, 24 10 634 बटे क्या हो जाएगा 2। और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या होगा, 21 को मल्टीपल 28 का और 23, यानी टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म 22। तो ये आ गया हमारे पास 11, 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने अभी बताया था आपको 4, 4 प्लस 3 मिल करके 7, 6 प्लस 3 मिल करके 9, और फिर अकेला क्या आ जाएगा 6। आंसर क्या आ गया बताओ, 6974, ऑप्शन नंबर 1। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का हम लोग यहाँ पर करेंगे लास्ट क्वेश्चन, और 51 से लेकर के 100 तक कल के क्लास में हम आपको करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दूसरा पार्ट ज़रूर आएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो कल हम यहाँ पर दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे, 51 से लेकर के 100 तक सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो जाएगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कशन। ऐसे नहीं कि हाँ किए ख़त्म, हाँ किए ख़त्म, नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मेन मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पर देखो, 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कुछ छोटा ही लिख दिया है, तो हम इसको समझा देते। देखो ये क्या क्वेश्चन बोला है, 5 भाग। ए अकेला किसी कार का 2/5 भाग, ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग जो है, ये कर रहा है कितना दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में। तो ये आ गया 2 6 के 12, यानी ये 30 दिन हो गया। कितना दिन हो गया, 30 दिन, ठीक है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है, ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। लिख दिया हमने, क्या किया हमने, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बताओ कि इफिशियंसी दिया हुआ है, तो टाइम जो हो जाएगा इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 5 से क्या हो जाएगा 4। ए कर सकता है 30 दिन में काम, तो बी कर सकता है 4 छाके 24 दिन में काम, 5 छाके 30 तो 4 छाके 24, यहाँ तक सही है। फिर बोला सी अकेला उस कार्य को 20 से 12 दिन कम में काम कर सकता है, तो सी का भी टाइम हमारे पास निकल चुका है, 12 दिन कम यानी 12 दिन में, 24 से 12 दिन कम यानी 12 दिन में। फिर बोला सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है, तो सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है, तो 25% कम कार्यकुशल होने का मतलब सी का इफिशियंसी 4 होगा, तो 4 से 1 कम इफिशियंसी किसका होगा, डी का होगा। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 3 से 4। बोलो सही है। सी कर सकता है 12 दिन में किसी काम को, 3 यूनिट 12 दिन को रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 चौका 12, तो 4 चौका 16। तो यहाँ तक सबका टाइम हमें पता चल गया, ए बी सी और डी। ए कर सकता है किसी काम को 30 दिन में, बी कर सकता है किसी काम को 24 दिन में, सी कर सकता है 12 दिन में, और डी कर सकता है हमारे पास कितना दिया हुआ 16 दिन में। तो सबका आप अगर एलसीएम निकालोगे तो 30 24 12 16 का एलसीएम निकल जाएगा आपका 240। यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, 16 21 16, 16 पंचे 80। टोटल यूनिट वर्क हमारे पास 240 आ चुका है। सभी अगर मिल जाए तो इस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे, तो 240 बटे 20 10 30, 30 15 मिल के हो जाएगा हमारे पास 45 और 8 मिल करके हो जाएगा 8 5 13, यानी 53। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 240 बटे 53 दिन, ऑप्शन नंबर ए। तो एक पार्ट आपका हो गया है पूरा। हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 50 तक के क्वेश्चन में आप बहुत बढ़िया से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ढंग से, और इन्जॉय आपने ज़रूर किया होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये सेशन। कल के सेशन में हम लोग आते हैं और 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको यहाँ पर करवाएंगे। चलिए ओके, बाय, गुड नाइट।